हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और जो भेल आर्टिशन का है आंसर की वो फाइनली रिलीज़ हो गया है, आज ही रिलीज़ हुआ है। सो हम देखेंगे इसमें जो फिटर ट्रेड का है उसके अंदर जो क्वेश्चन थे आपके 70 क्वेश्चन थे थ्योरी के। WCS के जो हैं वो 30 क्वेश्चन, WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो थे 30 क्वेश्चन, और साथ में आपके एप्टीट्यूड को जो थे 20 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन देखेंगे, है ना, डिटेल वाइज देखेंगे, जिनमें इनका सॉल्यूशन भी देखेंगे, है ना, जो मतलब एप्टीट्यूड का और ड्राइंग का और वर्कशॉप कैलकुलेशन का है वो भी सारा कुछ देखेंगे और थ्योरी का भी देखेंगे। सो एग्ज़ाम जो है आपका बेसिकली एग्ज़ाम हुआ था 12 जनवरी 2026 को, और उसका आंसर की जो है फाइनली आउट हो गया है। तो सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद कुछ भी आपको डाउट होता है क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में तो आप उनको कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, और जो भी ऑब्जेक्शन होगा उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई ऑब्जेक्शन क्वेश्चन होंगे तो, है ना। बाकी हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन देखेंगे और आपने अपने क्वेश्चन में भी आप देख लेना। ये जो है क्वेश्चन सारे के सारे इंग्लिश में है ना, हिंदी वाला भी अपलोड कर देंगे। तो पहले इंग्लिश वाला मिला है तो इंग्लिश वाला ही है, इसको पहले पूरा डिटेल देखेंगे देन आपका, क्योंकि इंग्लिश में जो होता है ना करेक्ट होता है। हिंदी में कुछ चीज़ें यदि गलत लिख रखा है और इंग्लिश में है तो वो प्रेफर करता है इंग्लिश को ही। सारा क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद कुछ भी डाउट होता है तो डाउट आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। सो ये जैसे आपका दिखेगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आर्टिसन रिक्रूटमेंट 2025, जिसमें एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट आईडी मिलेगा सबसे पहले, इसको हाइड कर रखा है, और ये पार्टिसिपेट नेम है इसको भी हाइड कर रखा है। टेस्ट सेंटर जो था ये आपका बहादुरगढ़ पटियाला के अंदर सेंटर था, है ना। टेस्ट डेट जो है 12 जनवरी 2026 का है। टेस्ट टाइमिंग जो था 9 बजे से लेकर 10:30 बजे, मतलब 1.5 घंटे का एग्जाम का ड्यूरेशन था। सब्जेक्ट जो है ये फिटर सब्जेक्ट का है ना। इसी तरह से दूसरे जो आपके हैं इलेक्ट्रीशियन का हो गया, वेल्डर हो गया, उसके बाद बाकी दूसरे जो हैं, उसके बाद मशीनिस्ट हो गया, उसके बाद टर्नर का हो गया, वो सारे कुछ करेंगे। तो एक एक करके सबसे पहले इस वीडियो में फिटर का करते हैं, उसके बाद बाकी सब का करते हैं। इसी में सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो सीधा क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये तो सारा कुछ बता दिया आपको, है ना। यहाँ से आपका थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, तो क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन बड़े बड़े थोड़े दिखेंगे और एक्सप्लेनेशन में भी आसानी होगी। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, टेस्ट डेट का तो हो गया, है ना। सॉरी, जूम आउट हो गया, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके ओके, सो ये आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज मेजर्ड बाय प्रोजेक्शन इनटू अ प्लेन टेंजेंट ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द आउटर कॉर्नर ऑफ द लीफ, है ना। तो देखो ये जैसे एक होता है टूल बनता है ना। सपोज आपका एक टूल बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ी क्लियर आती है, ये है ना। थोड़ा उतना बढ़िया नहीं बन रहा है पर टूल का, है ना। इसमें प्लेन टेंजेंट की बात कर रहा है, तो टेंजेंट मान लिया यहाँ पे आएगा, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि आउटर पेरिफेरी कॉर्नर, तो यहाँ पे जो कॉर्नर हो रहा है ना उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे ये रिलीफ एंगल दिया जाता है, तो वही पूछ रहा है कॉर्नर ऑफ द लीफ, आउटर कॉर्नर ऑफ द लीफ के बारे में पूछ रहा है पहले। तो वो जो हो जाएगा आपका रिलीफ एंगल हो जाएगा। हेलिक्स एंगल जो होता है यहाँ पे बनता है ना। उसके बाद ग्रूव एंगल इसका तो नहीं आता, नॉर्मल एंगल ये चीज़ें नहीं, जनरली यही दो चीज़ें आती है। तो हेलिक्स एंगल ये पीछे होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको रिलीफ एंगल इस साइड में मिलेगा, है ना। सो आंसर इन्होंने देखो आंसर भी फर्स्ट दिया हुआ है, और आंसर जो है वेल का आंसर जो ये आपका वेल का आंसर है जो ग्रीन में है, और ये जो है आपका आपने दिया है वो ऑप्शन है। ये क्वेश्चंस के आईडी हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन आईडी हो गया, जब आप ऑब्जेक्शन डालोगे उस टाइम पे जरूरत पड़ेगा, और ये ऑप्शन आईडी हो गया जो कि आपका दिया हुआ है। जो भी आपको डाउट लगता है जब आप ऑब्जेक्शन डालने का वो भी डाल देंगे, है ना। 2 दिन का आपका 17 तारीख तक डेट है। आज से 15 से स्टार्ट हुआ है और 17 तारीख तक लास्ट डेट है आपका ऑब्जेक्शन डालने का। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, ओके, सेकंड और थर्ड इसी में, है ना। सो मेन पर्पस ऑफ काउंटर सिंकिंग, तो काउंटर सिंकिंग बेसिकली क्या होता है ना, इस तरह का बनता है, कॉनिकल शेप में बनता है ना। ये इस तरह का बनता है कॉनिकल शेप में थोड़ा सा, है ना। तो इसका मेन पर्पस पूछ रहा है, तो यही आपका कोन जो होता है ना, प्रोजेक्शन बाहर नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे पहले आंसर में प्रोवाइड ए टेपर्ड इनहेंस टू द होल, है ना, ये आपका होल है, और ऊपर का जो माध्यम है इसमें आपका थोड़ा कोनिकल होता है। इसकी बात
बार हम पूछा है तो काउंटर सिंकिंग जो होता है यही होता है कि टेपर्ड इंट्रेंस देता है होल में, वो चीज़ प्रोवाइड करता है ना। सो यही आपका पहला जो है ये राइट आंसर है। जैसे इसमें रिड्यूस द डायमीटर ऑफ द होल है ना, तो रिड्यूस होल का डायमीटर रिड्यूस करने का आ रहा है, ये तो अलग चीज़ है ना। इंक्रीज द डेप्थ ऑफ ब्लाइंड होल ये भी नहीं है। क्रिएट एक्सटर्नल थ्रेड, इसके लिए डाई इस्तेमाल किया जाता है ना। ओके, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू फॉलो टॉर्क स्पेसिफिकेशन। देखो टॉर्क हम लगाते हैं, टॉर्क स्पेसिफिकेशन वाइल असेंबलिंग मशीनरी ड्यूरिंग मेंटेनेंस। तो कोई भी हम मशीन का जब हम मेंटेनेंस करते हैं ना, तो उस टाइम पे ना जब हम खोलते हैं और वापसी लगाते हैं, तो उस टाइम पे वहाँ पे क्या है ना, वापसी जब जोड़ते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक टॉर्क दिया जाता है, तो उसके लिए ना एक बुक होता है, उसको प्रोवाइड करना होता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि मशीन में जो होता है, जो मेंटेनेंस के दौरान इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होता है, टॉर्क स्पेसिफिकेशन को लेकर। तो उसमें क्या होता है ना, आप किसी चीज़ को जैसे 10 न्यूटन मीटर का देना है ना, और इससे ज़्यादा आप कर दोगे, उसकी क्षमता उतनी होती है, आप 10 से ज़्यादा दे देते हो तो आपका बोल्ट जो है ना वो टूट जाता है। तो वही आपका लिख रखा है, टू अवॉइड ओवर टाइटन, ज़्यादा टाइट करोगे अंडर टाइटन बोल्ट दैट में भी काउज फेलियर, हो सकता है कि आपको स्लीप कर जाए, नट या बोल्ट जो है वो स्लीप कर जाता है, मतलब उसके जो दांत थ्रेड बने होते हैं, वो थ्रेड जो होते हैं ना वो टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो उस केस में इसीलिए जो होता है टॉर्क स्पेसिफिकेशन को जब भी हम असेंबली में मशीन्स पे कोई काम करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, तो उस चीज़ को फॉलो करना होता है। खोलने टाइम तो नहीं होता है, लेकिन लगाने टाइम में जब आप फाइनल करोगे ना, उस टाइम पे आपको टॉर्क का स्पेसिफिकेशन लेके फाइनल टॉर्क मारना होता है कि कितना है नहीं है। सो पहला जो है यही आपका राइट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो राइट एंगल में होता है, राइट एंगल चेक कर सकते हैं, है ना। इट मेजर द सरफेस रफनेस, सरफेस रफनेस नहीं माप सकते हैं ना, ये गलत है। चेक स्क्वायरनेस, स्क्वायरनेस कर सकते हैं, फ्लैटनेस भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें नोट द फंक्शन पूछ रखा है, ट्राई स्क्वायर का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो रफनेस नहीं चेक कर सकते हैं ना। तो दूसरा जो है यही आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 5वें नंबर में। इसके अंदर आपका क्वेश्चन है, द गो साइड ऑफ द प्लग गेज डिजाइन टू चेक। तो गो साइड जो होता है ना, आपका एक प्लग गेज लेते हैं, ओके। सो इसका एक, ओके या ऐसे में बड़ा थोड़ा, हाँ चलो ठीक है, इसके कंपैरिजन जो होता है नो गो जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है ना। इसमें पूछा है कि जो गो साइड का होता है ये गो हो गया, ये नो गो हो गया, है ना। तो गो साइड जो होता है वो चेक करने के लिए किस चीज़ को डिजाइन किया जाता है, तो ये जो होता है ना होल चेक किया जाता है। तो होल में जो होता है ना मिनिमम होता है, जैसे ये होल को चेक करेगा तो होल का जो होता है ना मिनिमम होता है, पर मटेरियल कंडीशन में जो होता है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन होता है ना। तो हम गो गेज से जो होता है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन चेक कर सकते हैं, और नो गो गेज से होता है मिनिमम मटेरियल कंडीशन, है ना। यहाँ पे जैसे इसमें आपका सवाल इन्होंने जैसे 4 नंबर लगा रखा है लिस्ट मटेरियल कंडीशन, तो लिस्ट मटेरियल कंडीशन जो होता है नो गो गेज में होता है। लिमिट का बात आता है तो आपका लोअर लिमिट जो होता है इस केस में आपका, इसमें जैसे आता है गो में आपका लोअर लिमिट आता है, और नो गो में जो आता है वो हायर लिमिट आता है। लेकिन मटेरियल कंडीशन का है बात यहाँ पे, देखो यहाँ पे बाकी सब में देखोगे ना, यहाँ जैसे मैक्सिमम, बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो ये चीज़ तो हो ही नहीं सकता, सरफेस रफनेस इससे भी नहीं कर सकते हैं, है ना। लिस्ट मटेरियल कंडीशन है, इसमें डाउटेड डाउटेड था इनका, 4 नंबर लगा रखा था। तो तीसरा जो है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन वही आपका गो गेज से चेक कर सकते हैं, और नो गो गेज से आपका मिनिमम मटेरियल कंडीशन चेक किया जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 5वां नंबर को 6ठा नंबर क्वेश्चन है, द मेन यूज ऑफ सेंटर पंच इन फिटिंग वर्क। देखो फिटिंग वर्क में जो होता है सेंटर पंच का मेन काम क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जब भी हम ड्रिलिंग करते हैं ना, ड्रिलिंग करने से पहले ड्रिल बीट को जो होता है ना एक स्थान दिया जाता है प्लेट में, जहाँ पे आपको ड्रिल करना होता है, तो वहाँ पे ना पंच मारा जाता है। सेंटर पंच जो होता है 90 डिग्री का एंगल होता है उसमें, और इसका इस्तेमाल किया जाता है सबसे पहले आपका ड्रिलिंग करने से पहले। तो यही चीज़ लिखा है, टू मार्क द सेंटर ऑफ अ होल बिफोर ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग करने से पहले जो होता है मार्क दिया जाता है, जहाँ पे ड्रिल का जो होता है बिट, जो पॉइंट होता है वो बैठता है, फिर बाद में उसका उसी के लिए सेंटर बनाया जाता है ना। सो पहला जो है यही आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें रेड लेड पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग रेड लेड पाउडर। तो रेड लेड पाउडर को जो होता है किसके साथ मिक्स करके रेड लेड पेस्ट बनाया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसके लिए जो होता है ऑयल इस्तेमाल किया जाता है ना, एक स्पेशल ऑयल आता है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी कैरोसिन जो होता है ये आपका
हाँ, एलुमिनियम को कटिंग करने या ड्रिलिंग करने में इस्तेमाल किया जाता है, वाटर का आपका पीने के लिए, बाकी इसका ज़्यादा यूज नहीं है। तो सो आपका दूसरा जो है यही आपका राइट आंसर है, ऑयल, है ना। ओके, 8वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट अ हार्डनिंग टेक्निक। तो इसमें पूछा है कि कौन सा जो होता है हार्डनिंग टेक्निक में नहीं आता हो। तो देखो आपका केस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, ये तीनों के तीनों जो है केस हार्डनिंग के अंदर आते हैं। एनीलिंग जो आता है ये हीट ट्रीटमेंट के अंदर आता है ना। सो आपका पहला जो है यही आपका राइट आंसर है, ये जो है आपका हार्डनिंग प्रोसेस में नहीं आता है ना। सो इन्होंने भी पहला मार रखा है। ओके, अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, इन प्लग गेज द गो गेज कॉरेस्पोंडेंस टू द। तो देखो आपका गो गेज का आ गया। तो गेज की जब चेक करने की बात आती है तो उस केस में आपका लोअर लिमिट को चेक करेगा, है ना। तो लो लिमिट ऑफ होल। और गो नो गो गेज जो होता है हायर लिमिट चेक करता है ना। तो यहाँ पे गो गेज के बारे में पूछ रखा था। तो आपका लो लिमिट ऑफ चेक होल जो होता है उसको चेक करने का, होल का तो छोटा लिमिट होता है उसको चेक करने का काम करते हैं गो गेज से प्लग गेज में, है ना। सो आपका तीसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नंबर गेज ड्रिल साइज, है ना। तो नंबर गेज ड्रिल साइज होता है उसके बारे में पूछ रखा है ना। तो नंबर गेज ड्रिल साइज में आओगे ना, जो आपका जैसे 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 वायर गेज स्टैंडर्ड वायर गेज में होता है ना, इसी तरह से इसमें भी होता है। तो जैसे ही आपका नंबर जो है नंबर बढ़ता जाएगा तो उसमें आपका ड्रिल का जो साइज़ है ना वो छोटा होता जाएगा। जैसे सबसे छोटा जो होता है 80 नंबर का होता है, जिसमें आपका 0 पॉइंट कुछ 544 ऐसे कुछ होता है ना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। और जो 1 नंबर का होता है उसका आपका 4 पॉइंट या 5 पॉइंट कुछ समथिंग आता है। तो देखो नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है, मतलब 80 नंबर का जो है ये पॉइंट में आ जाता है, और 1 नंबर वाला जो होता है 6 के पास होता है, 5 या 6 ऐसे, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मुझे। तो तीसरा जो है यही आपका राइट आंसर है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉलोइंग फॉलोइंग लुब्रिकेशन शेड्यूल इज मेनली इंटेंडेड टू। तो देखो मेन कारण पूछ रहा है क्या इंटेंशन होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में, जो लुब्रिकेशन शेड्यूल होता है उसके बारे में। तो उसमें क्या होता है ना, कोई भी चीज़ जो होती है हमारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, बेसिकली हम करते क्या है कि ब्रेकडाउन से हमें बचाया जा सके, कोई भी चीज़ हमें रनिंग में रहे, चीज़ें ख़राब जल्दी ना हो और लंबा उसके लिए ना हो। तो इसमें पूछा है मेन लुब्रिकेशन का शेड्यूल जो मेनली है उसके बारे में। तो इसमें क्या होता है ना, लुब्रिकेशन आप टाइम टू टाइम देते रहोगे और उसमें चेक करते रहते हो, कोई चीज़ ख़राब हो जाता है, इसीलिए ना किसी भी ऑयल का देखोगे कहीं पे लुब्रिकेशन यूज किया जाता है तो उसको एक टाइम के बाद ना रिप्लेस कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो मेन जो होता है आपका पार्ट जो है वो वियर ना हो जाए, असेंबली जो है स्मूथली चलता रहे, है ना। उसके बारे में तो वही होता है रेड्यूस वियर, और साथ में आपका जो मशीन असेंबली है वो लगातार आसानी से, मतलब स्मूथली जैसे चलने का है वो चलता रहे। सो आपका 4 जो है यही आपका राइट आंसर है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर, इसके अंदर आपका क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बाई विच ड्रिल एडवांस टू द वर्क पीस ऑफ वन कंप्लीट रोटेशन। सो ड्रिल हम बनाते हैं, जैसे सपोज, ओके, तो सही नहीं बन रहा पा रहा है ना। तो ड्रिल एक नॉर्मली आप कर दो, मैं एक होल बना देता हूँ, है ना। इसके अंदर आप जैसे आप ड्रिल करोगे, है ना, ये जैसे ड्रिल, तो यहाँ पे कह रहा है एक रोटेशन के अंदर जो अंदर जाता है उसको क्या कहते हैं उसके बारे में कह रहा है ना। एक रोटेशन के बाद जो अंदर घुसता है उस कंप्लीट रोटेशन को क्या बोलते हैं। तो वो जो होता है वो फीड रेट होता है ना, कटिंग स्पीड जो होता है आपका 1 मिनट के अंदर कितने बार वो, मिनट मीटर पर मिनट, 1 मिनट के अंदर कितना अंदर गया वो चलता है। उसके बारे में मटेरियल को, मटेरियल रिमूवल रेट ये अलग होता है, आरपीएम जो होता है जो घूमता है ना 1 मिनट के अंदर वो कितना होता है। तो फीड रेट होता है बेसिकली आपका एक राउंड के अंदर वो कितना मेटल के अंदर गया है, तो वो आपका फीड रेट होता है ना। सो तीसरा जो है यही आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर, इसके अंदर आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर कौन सा आएगा। तो देखो उस टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड इसी में आपका है पहले नंबर पे, बाकी किसी में आपका टाइम का नहीं मेंशन है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ये होता है, लुब्रिकेशन मूविंग पार्ट्स मशीनरी एवरी 100 आवर ऑपरेशन, 100 घंटा चलने के बाद उसमें जो होता है लुब्रिकेशन मूविंग पार्ट जो होता है उसको, वही आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर आएगा। बाकी सब में देखते हैं रिप्लेसिंग मोटर आफ्टर फेल्स कम्प्लीटली, तो ये तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना। इमरजेंसी रिपेयर ब्रोकन पंप ड्यूरिंग प्रोडक्शन, तो ये भी आपका इमरजेंसी जो होता है प्रिडिक्टिव ऐसे करके हो जाता है ना, प्रिवेंटिव में वो नहीं आता है ना, करेक्टिव हो जाएगा ये। रिप्लेसिंग डैमेज वायर, वायरिंग आफ्टर सिस्टम फेलियर, ये भी आपका
करेक्टिव में ही आ जाएगा। और साथ के साथ अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो 14 नंबर में आते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लेबलिंग ऑफ मशीन, लेबलिंग ऑफ मशीन ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। तो जब भी हम किसी मशीन को इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे लेबल करना, मेन जो लेबल करने का कारण है वो क्या है। तो उसमें क्या होता है ना कि आप किसी भी मशीन को आप फिट करोगे, कि जैसे ये आपका यहाँ पे भी एक मशीन लगा दो, है ना। सो यहाँ पे एक मैं मोटर लगा देता हूँ, सपोज करो ये मोटर लगा दिया, है ना। अब यदि यहाँ पे हम सीम लेबलिंग का है ना, तो यहाँ पे लेबल यदि हम नहीं रखेंगे इस बेस को, तो ये थोड़ा टिल्ट रह सकता है ना। टिल्ट रहने के कारण ना उसमें मूवमेंट जो आएगा अगले वाले के साथ में, तो यहाँ से जहाँ से कनेक्टेड होगा ना उसमें क्या होगा ना, एक्यूरेसी जो होता है वो घट जाता है, और साथ ही वो जो डिस्टॉर्शन को क्रिएट कर सकता है, ये टूट सकता है। ये साफ्ट जो है ना कनेक्शन जो आपका फ्लैंज का लगेगा एक दूसरे से, उस केस में आपका टूट सकता है यदि अलग अलग एंगल रहेगा तो, है ना। एक नीचे एक ऊपर रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पे आपको गाड़ी में भी देख लो आपका इस तरह का होता है। तो इसीलिए मशीन को जो भी होता है एक सरफेस बनाया जाता है, उसमें आपको पूरा लेवल किया जाता है पहले, जहाँ पे उसको माउंट करना होता है। सो इसीलिए आप देखोगे जहाँ पे भी मशीन के लिए जो फाउंडेशन बनाया जाता है वो प्रॉपर लेवल होता है ना, और उसको जो होता है लेवल गेज जो होता है स्पिरिट लेवल का, उससे चेक करते हैं। तो हम एक्यूरेसी को चेक करते हैं और साथ ही साथ जो होता है डिस्टॉर्शन को अवॉइड करने का काम करता है। तो तीसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 15 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका क्वेश्चन है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग केस हार्डनिंग मेथड डू नॉट रिक्वायर्ड क्विंचिंग। इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा केस हार्डनिंग मेथड है जिसमें आपका क्विंचिंग मीडिया या क्विंचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो नाइट राइडिंग जो है इसमें आपका नहीं किया जाता है। नाइट राइडिंग में आपका जो अमोनिया गैस इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद वो ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है, उसमें क्विंचिंग मैटर का मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बाकी जैसे कार्बोराइजिंग हो गया, फ्लेम हार्डनिंग हो गया, साइनाइडिंग हो गया, इनमें आपका क्विंचिंग मीडिया का ज़रूरत पड़ता है ना। सो पहला जो है यही आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है इसमें देखो गो गेज का आ गया है ना। स दो द गो रिंग गेज इज यूज टू। तो देखो रिंग गेज जो होता है ना इस तरह का होता है। तो रिंग गेज जो होता है ना वो जो मैक्सिमम होता है आपका शाफ्ट का डायामीटर, जिसका हम जैसे शाफ्ट का चेक करते हैं ना, तो शाफ्ट का जो डायामीटर होता है ना इसको चेक करने के मैक्सिमम शाफ्ट का डायामीटर, उसके लिए आपका गो गेज का इस्तेमाल किया जाता है आपका रिंग गेज में, है ना। वहीं इसका अपोजिट होता है प्लग गेज में, और नो गो जो होता है मिनिमम चेक किया जाता है उससे। ओके, सो तीसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है 17 नंबर, इसके आपके क्वेश्चन है, तो बेसिक क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर इन आर्क वेल्डिंग इज। तो आर्क वेल्डिंग का जो है, आर्क वेल्डिंग में जो होता है इलेक्ट्रोड का डायमीटर, ये किस चीज़ पे निर्भर करता है उसके बारे में पूछ रहा है। बेसिक क्राइटेरिया के बारे में पूछ रहा है। तो जैसे आप 10 mm का थिकनेस का प्लेट को वेल्ड करोगे तो उसमें आपका जो है ना पतली रोड लगेगी, लेकिन वही आप जैसे 50 mm, 50 नहीं, 50 ज़्यादा हो जाएगा, 30 mm का रख लेते हैं, तो 30 mm में आपका जो इलेक्ट्रोड का डायमीटर है वो बढ़ जाएगा, है ना। सो इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर होता है वो थिकनेस ऑफ मटेरियल पे ही डिपेंड करता है। सो तीसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। बाकी जैसे आगे देखते हैं, ये टाइप ऑफ वोल्टेज सोर्स का दे रहा है, तो ये तो कोई चक्कर ही नहीं है ना। इलेक्ट्रोड मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रोड का मटेरियल वो तो जब हम करेंगे, जब जैसा मटेरियल करते हैं उसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रोड का मटेरियल, पर यहाँ पे डायमीटर के बारे में पूछ रखा है ना। द टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, द टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस में करंट का होता है। ओके, सो अगले में आते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज टू शार्पन द पॉइंट ऑफ स्क्राइबर इन फिटिंग वर्क। फिटिंग वर्क में जो एक स्क्राइबर इस्तेमाल किया जाता है मार्किंग के लिए, उसका जो पॉइंट होता है स्क्राइबर का, उसको जो तीखा किया जाता है, शार्प किया जाता है, उसके लिए हम कौन सा टूल का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसके लिए जो होता है ऑयल स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो आपका चौथा जो है ये आपका राइट आंसर है। ग्राइंडिंग व्हील जो होता है इसका आपके जो मटेरियल जो होता है कटिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। फाइल फाइल भी आपका सेम छोटे मात्रा में थोड़ा आपको मटेरियल रिमूव करना है, उसके लिए एमरी पेपर जो होता है उससे भी महीन जो होता है निकालने के लिए उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि ऑयल स्टोन जो होता है ये तीखा करने के लिए आपका जो स्क्राइबर है उसके पॉइंट को तीखा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चौथा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 19 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है द प्राइमरी यूज ऑफ साइन बार। तो साइन बार का प्राइमरी मतलब प्राथमिक कार्य पूछ रखा है। साइन बार से हम क्या करते हैं ना, जो कोण होता है उसको एक्यूरेटली मेजर करने का काम करता है ना, या फिर सेट करने का और साथ ही मेजर करने का काम करता है। सो आपका तीसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। साइन बार के रेफरेंस में प्राइमरी वर्क
प्राथमिक कार्य जो है वो मेजर करना है और सेट एन एंगल एक्यूरेटली, एंगल के साथ वो एक्यूरेटली सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह का आपका साइन बार देखने को मिलेगा, है ना, इस तरह का मिलेगा। ओके, सो अगले क्वेश्चन में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ओवरऑलिंग मशीनरी इन शेड्यूल इंटरवल। तो देखो, शेड्यूल इंटरवल किसी चीज़ का होता है ना, उसमें ओवरऑलिंग एक मशीनरी का होता है, ओवरऑलिंग होता है। सो ओवरऑलिंग में क्या करता है, मेन उसका काम जो होता है, मेन पर्पस क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका ओवरऑलिंग में क्या होता है ना, किसी चीज़ को आप खोलते हो तो वापसी उसको लगाया कि नहीं लगाया, जैसा था पहले वैसा लगाया कि नहीं लगाया, इसी चीज़ को चेक करना होता है। तो आपका तीसरा जो है यही आपका सही उत्तर है कि कोई शेड्यूल इंटरवल है जिसमें आपने किसी चीज़ पे काम किया तो उसके बाद वापसी उसको टू रीस्टोर, मतलब वापसी उसको वैसे ही लगा दो, मशीन टू इट्स ओरिजिनल वर्किंग कंडीशन एंड रिलायबिलिटी, जैसा पहले था वैसा ही आपको पूरी तरह से कर देना है। उस चीज़ का मेन पर्पस होता है, उस चीज़ में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारा, सारा कुछ लगाने के बाद हम चेक करते हैं, वही आपका ओवरऑलिंग का मेन पर्पस होता है। सो तीसरा जो है ये आपका राइट आंसर है, टू रीस्टोर द मशीन टू इट्स ओरिजिनल वर्किंग कंडीशन एंड रिलायबिलिटी। थर्ड जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली फाउंड इन फिटर हैंडबुक। फिटर के हैंडबुक में जो होता है जनरली 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं पाया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। मटेरियल प्रॉपर्टी ये पाया जाता है, अलाउंस एंड टॉलरेंस ये भी पाया जाता है, स्टैंडर्ड थ्रेड डेटा ये भी मिलेगा, पर ये आपका इलेक्ट्रिकल वायर का कलर कोड जो होता है वो आपको नहीं मिलता है। ये आपका इलेक्ट्रिकल में मिलेगा, है ना, सॉरी, इलेक्ट्रिकल में जो होता है ये आपको देखने को मिलेगा, है ना, पी वी वाई करके होता है, वो आपको इलेक्ट्रिकल में दिखता है ना, सॉरी जी बी वाई होता है, ग्रीन ब्लू और ये रेड होता है, आर बी वाई होता है, रेड होता है, ब्लू होता है और येलो होता है, और एक आपका ब्लैक का होता है, आर बी वाई होता है, सॉरी आर बी वाई, रेड ब्लैक और येलो होता है ना, 3 फेज होते हैं बाद में, उसमें उस तरह का कलर होता है, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, है ना। ओके, छोड़ो उसको, आगे क्वेश्चन में आते हैं 22 नंबर। तो इसके अंदर क्वेश्चन है द सोकिंग टाइम ड्यूरिंग एनीलिंग। तो जब एनीलिंग करते हैं ना तो उसके बारे में पूछ रहा है, उस टाइम पे जो होता है एने सोकिंग करने का मतलब एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर में कुछ टाइम तक किसी मटेरियल को उस जगह पे रखना, वही आपका सोकिंग होता है। तो 5 मिनट तक जो होता है 10 mm का जो थिकनेस का स्टील होता है उसको 5 मिनट तक मिनिमम सोकिंग किया जाता है। सो वही आपको पूछ रहा है, एनीलिंग के बाद जो होता है 10 mm का यदि स्टील है तो उसको आपको 5 मिनट तक सोकिंग करना है। सो आपका पहला जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हाउ द क्वांटिटी ऑफ गैस किट एस्टिमेटेड। तो गैस किट जो होता है वो आपके मल्टीपल जगह पे यूज होते हैं, जैसे आपके लाइन होते हैं, गैस लाइन हो गया, आपका स्टीम लाइन हो गया, आपका जो एग्जॉस्ट वाला लाइन होता है उनमें गैस किट इस्तेमाल किया जाता है। तो मेन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का पूछ रहा है, तो आप कैसे उसको क्वांटिटी ऑफ गैस किट जो है उसको एस्टिमेट करोगे, उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो उसका बेस्ड ऑन नंबर हो गया और जॉइंट ऑफ मशीनरी, है ना, किस तरह का जॉइंट है मशीनरी में, कहाँ पे जॉइंट है, और उसका जो नंबर है उसके हिसाब से किया जाता है। हर नंबर पे जो है आपका गैस किट का जो होता है उसकी जैसे कितना एफिशिएंट है उसके बारे में, कितना वजन है, जैसे प्रेशर जो होता है केजीएफ में किया जाता है, तो उसके हिसाब से उसका नंबर होता है और जॉइंट के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया। जैसे आप जाओगे स्टीम लाइन में तो उसमें अलग अलग प्रेशर के मिलते हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर के मिलते हैं, तो उसके हिसाब से उसमें इस्तेमाल किया जाता है। सो इसका आंसर जो है आपका चौथा नंबर जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द आरपीएम ऑफ हाई स्पीड स्टील ड्रिल, कटिंग स्पीड दे रखा है इसमें 30 मीटर पर मिनट, और डायमीटर जो है 24 mm दे रखा है। तो कटिंग स्पीड का जो फार्मूला होता है वो आपका पाई डी एन अपॉन 1000 होता है ना। सो इसमें कटिंग स्पीड देखते हैं तो 30 दे रखा है, और बराबर पाई का मान हम लगा देते हैं 22/7 इंटू डी जो हमारा है वो हमारा 24 है, और एन हमारा पता नहीं है ना, डिवाइडेड बाय 1000 होता है। सो इसको ऐसे काट देते हैं, है ना, 24 से काट देते हैं, 6 चौका 24 हो जाएगा, ये आपका 250 इंटू 4, ये आपका हो गया 1000, है ना। एक बारी और काट देते हैं इसको, 3 दूना 6 हो गया, और ये आपका 175 हो जाएगा, है ना। सॉरी 125 होगा। सो और कटेगा क्या वो देख लेते हैं।
और नहीं कट रहा है ना। सो इसको कर देते हैं 30 गुने 3, सॉरी ये डिवाइड, ये कट जाएगा है ना, सॉरी थोड़ा सा इसको मका देता हूँ, ये 3 जो है इससे कट जाएगा 10 से है ना। सो ये आ जाएगा 125 गुने 125 गुने 10 बटा 7, 7 को छोड़ देते हैं, 22/7 है, इसको 3.14 कर देते हैं ना। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, कुछ और तो रह नहीं रहा है क्योंकि कुछ मिस्टेक हो रहा है। एक मिनट दोबारा कर देते हैं आपका। सो n इज इक्वल्स टू कटिंग स्पीड इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पाई डी हो जाएगा है ना। कटिंग स्पीड हमारा 30 है, इंटू 1000 हो जाएगा, पाई का मान 22, ऊपर चला जाएगा 7, ये हमारा है 24, 6 चौका 24, ये आपका 250 हो जाएगा, 2 3 दूनी 6 हो गया, और ये आपका 125 हो गया। इसको काट देते हैं, 11 दूनी 22, ये आपका 15 दूना 30, 3 पचे 15 हो जाएगा। हाँ, अब बस रह गया 35 गुना 125 है ना, डिवाइडेड बाई 11, 11 तिया 33 है ना, 2 बच गया 0, 11 के 11, 31 आ गया है ना, 3.11 हो गया। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 300 प्लस आ रहा, 300 के करीब जो है यही ऑप्शन है, तो 398 पॉइंट समथिंग आएगा। सो आपका तीसरा जो है यही आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, फॉर अचीविंग ए हाई सरफेस फिनिश वाइल ग्राइंडिंग हार्डन्ड स्टील विच टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज मोस्ट सुटेबल। देखो आप जब ग्राइंडिंग हार्डन्ड स्टील को आप जब ग्राइंडिंग करते हो तो उस टाइम पे जो आपका टाइप ऑफ व्हील होगा वो कौन सा होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो अब हार्ड हो गया, जहाँ पे हार्ड वहाँ पे आपका व्हील जो है सॉफ्ट ही व्हील होगा और फाइन ग्रेड का होना चाहिए है ना। सो आपका दूसरा जो है यही आपका राइट आंसर है। फाइन ग्रेन सॉफ्ट व्हील का इस्तेमाल किया जाएगा आपका हार्डन्ड स्टील को ग्राइंडिंग करने के लिए है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, इफ द अलाउंस ड्यूरिंग रीमिंग इज टू हाई व्हाट इज द लाइकली आउटकम। जब आप रीमिंग करते हो है ना, उस टाइम पे जो होता है अलाउंस जो है बहुत ज़्यादा दे देते हो, तो उस टाइम पे आपका क्या होगा उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो आपका टूल जो है वो चेटर करेगा और साथ ही आपका पुअर सरफेस फिनिश आएगा है ना, और साथ ही आपका ओवरलोडिंग आएगा। तो दूसरा जो आपका ये राइट आंसर है। तो जब भी हम रीमिंग करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा अलाउंस दे देते हैं, हाई अलाउंस दे देते हैं, उस केस में आपका ओवरलोडिंग आएगा, चेटरिंग आएगा और पुअर सरफेस फिनिश आएगा है ना। दूसरा जो है आपका राइट आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मेकिंग हैंड ग्रूव टूल्स है ना। सो हैंड ग्रुप्स टूल जो होता है उसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। उसके लिए आपका हार्डन्ड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है ना, क्योंकि ये बाकी सब सॉफ्ट होते हैं। सो आपका दूसरा जो है आपका राइट आंसर है, इसलिए हार्डन्ड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है जो हैंड ग्रुप्स होते हैं ना, हैंड ग्रुप टूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, इन अ माइक्रोमीटर डेप्थ गेज द एडवांस ऑफ एन एक्सटेंशन रोड ऑफ वन पूर्ण वन फुल टर्न ऑफ थिम्बल है ना। तो थिम्बल जो होता है, जैसे आपका इस तरह का आपका डेप्थ माइक्रोमीटर बनता है ना, तो इसमें एक्सटेंशन ऐड किया जाता है ना, एक्सटेंशन रोड है ना। इसमें आपका इधर अपोजिट में बना होता है, सॉरी मैं गलत बना दिया, इस तरह का बना होता है ना, इस तरह का। तो इसमें जो होता है ये कह रहा है, जो आपका एक टर्न में एक फुल टर्न लेता है, मतलब ये जो घूम के अंदर जाता है, तो उसमें पूछ रहा है कि थिम्बल का जो होता है एक टर्न में कितना जाता है। तो वही आपका माइक्रोमीटर में जो होता है 0.5 जो होता है वो आपका एक टर्न में जाता है। सो आपका वही पूछ रहा है इसमें। तो ये डेप्थ माइक्रोमीटर का कॉन्सेप्ट बोला है। पूरे माइक्रोमीटर में आप जितने में जाओगे आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर में उसका कॉन्सेप्ट भी चलेगा। डिजिटल में आओगे उसमें आपका चेंज हो जाएगा, बाकी आपका नॉर्मल जैसे है उसमें आपका एक्सटेंड एडवांस जितना भी जाएगा सब में आपको 0.5 का ही जाएगा ना। सो आपका चौथा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज अ नो गो गेज चेक इन लिमिट गेजिंग। तो नो गो गेज जो होता है
इसमें लिमिट गेजिंग में क्या चेक करता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो नो गो गेज जो होगा एक ही डायमेंशन चेक करेगा, है ना। और उसका जो मटेरियल कंडीशन होगा वो मिनिमम मटेरियल कंडीशन होगा। जैसे आपका गो गेज में होता है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन होता है, इसमें आपका मिनिमम मिनिमम मटेरियल कंडीशन होता है ना। और साथ ही आपका एक ही डायमेंशन एट ए टाइम चेक करेगा। सो आपका दूसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी हार्डन बाय हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट के द्वारा कौन सा मटेरियल को हार्ड किया जा सकता है। देखो वुड को तो कर ही नहीं सकते हैं, कॉपर ये भी नहीं होता है, प्योर आयरन ये भी नहीं होता है क्योंकि ये रोट आयरन होता है ना। हाई कार्बन स्टील, तो क्योंकि देखो स्टील को किया जाता है ऐसे जनरली हीटेड ट्रीटमेंट जो होता है स्टील को किया जाता है। और स्टील के अंदर जो होता है कार्बन पाया जाता है, आयरन और कार्बन पाया जाता है ना। आयरन प्लस कार्बन होता है स्टील में। सो आयरन और कार्बन का मिक्स देखेंगे तो हाई कार्बन स्टील जो है यही हो जाएगा, है ना। बाकी आप इसमें डाउट होंगे थोड़ा सा, प्योर कार्बन इन्होंने जैसे देखो प्योर कार्बन लगा रखा है, तो हाई कार्बन स्टील जो है ये आपका राइट आंसर है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं जैसे आपका कास्ट आयरन हो गया, कास्ट आयरन हो गया, उसके बाद अभी कास्ट आयरन हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं रॉट आयरन हो गया, वो सारे बनाए जाते हैं ना। ओके 31 नंबर क्वेश्चन आते हैं स्टड एक्सट्रैक्टर इज मेनली यूज फॉर। तो स्टड एक्सट्रैक्टर तो होता है उसका मेन काम क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो स्टड क्या होता है, स्टड एक्सट्रैक्टर से क्या कहते हैं, कोई टूटा हुआ स्टड हो गया या फिर बोल्ट हो गया, नट हो गया, उसको निकालने के लिए जो होता है इस्तेमाल किया जाता है स्टड एक्सट्रैक्टर का, है ना। तो ये आपका पहला जो है यही राइट आंसर है। रिमूविंग ब्रोकन और टाइट स्टड फ्रॉम द वर्क पीस, है ना। वर्क पीस में कोई आपका टूट गया है उसको निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है इन रीमिंग द फीड रेट इज यूजुअली। तो देखो रीमिंग जब हम करते हैं तो उसका फीड रेट जो होता है वो कितना होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो फीड रेट जो होता है रीमिंग जब आप करते हैं तो जितना आपका ड्रिल का होता है उससे आपका ज़्यादा होता है ना। तो चौथा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिल मशीन कैन बी यूज ड्रिल मल्टीपल होल साइमल्टेनियसली। मतलब कौन सा ऐसा ड्रिलिंग मशीन है जिसमें हम मल्टीपल होल कर सकते हैं एक साथ। तो आपका मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन है, उससे आप बहुत एक से ज़्यादा जो है या मल्टीपल होल्स आप एक साथ ही बना सकते हो, है ना। सो तीसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। बेंच ड्रिलिंग मशीन में सिंगल का स्पिंडल होता है, पिलर में भी वही होता है और पोर्टेबल में भी सिंगल ही होता है ना। मल्टी स्पिंडल जो होता है उसमें आपका एक से ज़्यादा बीट को आप एक साथ होल्ड कर सकते हो और एक साथ लगा सकते हो, दैट मीन्स आप होल्ड होल भी बना सकते हो, है ना। सबको तीसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ स्नैप गेज। देखो स्नैप गेज का मेन फीचर पूछ रहा है। तो पहले ये तो आपका सी शेप में होता है ना, इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपका ये सी शेप में होता है। और ये क्या करता है ना, हम किसी चीज़ का जो होता है प्रोडक्शन में जो होता है बहुत तेज़ी से मतलब क्विकली चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपका जितने भी गेजेज होते हैं नॉट ओनली स्नैप गेज, पर पूछा यहाँ पे स्नैप गेज का है। किसी भी गेज का आप यदि आते हो, स्नैप गेज हो गया, प्लग गेज हो गया, रिंग गेज हो गया, आपका प्रोडक्शन में जो होता है बहुत जल्दी लिमिट चेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका है इट अलाउ क्विक इंस्पेक्शन इन प्रोडक्शन, है ना। तो दूसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है फॉर ब्लू मैचिंग ऑफ स्क्रैप्ड सरफेस, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कोटिंग इज यूज, है ना। तो ब्लू मैचिंग सॉरी हाँ ब्लू मैचिंग सर जो स्क्रैप्ड सरफेस होता है उसमें आपका ब्लू मैचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें कलर कोटिंग का पूछ रहा है कौन सा इस्तेमाल किया जाता है ना कलर कोटिंग के लिए। तो उसके लिए आपका पर्सियन ब्लू का इस्तेमाल किया जाता है ना। चौथा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द एप्रोप्रिएट टैप ड्रिल साइड ऑफ मेट्रिक थ्रेड इफ द मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड, मेजर डायमीटर दे रखा है 10, है ना, 10 mm, और डेप्थ दे रखा है आपका 0.9 है ना, 0.9 ये जो है डेप्थ है। क्योंकि हम 10 mm में आते हैं तो इसका एक स्टैंडर्ड होता है, डेप्थ को आप इधर साइड रखो, डेप्थ से भी निकाल सकते हो। 10 mm का जो होता है एक आपका 8.5 का बनता है और आपका एक 8.2 का बनता है ना। क्योंकि ये हमारा 8.5 है नहीं तो हम 8.2 को प्रेफर करते हैं। तो दूसरा जो है ये आपका राइट आंसर है ना, स्टैंडर्ड होते हैं इनके लिए, है ना। सो 4 नंबर जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, बाकी फॉर्मूला से बन जाएगा आपका, डेप्थ दे रखा है तो उसमें भी बन जाएगा, है ना। सो 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द शॉर्ट एज formed at the extreme tip of drill due to intersection of flank is called। तो इसमें देखो आपका कह रहा है जैसे एक ड्रिल बनाते हैं ना, इसमें क्या पूछ रहा है, शॉर्ट एज पूछ रहा है ना। तो इसमें ड्रिल में देखोगे ना बहुत यहाँ पे
यहाँ पे जो होता है ना डेड सेंटर, यहाँ पे टिप, टिप जो होता है ये पॉइंट जो जिसको बोलते हैं, इसी को टिप कह रहा है। ड्रिल ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ फ्लैंक, ये फ्लैंक हो गया है ना, ऐसे लीप होता है जनरली, इज कॉल्ड। यहाँ पे जो मिलता है ना उसको डेड सेंटर बोलते हैं ना। तो आपका ये जो है सही आंसर है। लीप जो है ये फ्लैंक जो होगा इसको लीप बोलते हैं। रैक एंगल भी आपका यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे ये वाला, ये आपका रैक एंगल होता है, और लीप क्लियरेंस एंगल जो होता है ये वाला होता है ना। सो पहला जो है डेड सेंटर आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कोड लेग कैलिपर और कैलिपर गिव मेजरमेंट। अब देखो ओड लेग कैलिपर क्या होता है, डिस्टेंस मतलब एक ट्रांसफरिंग साइज होता है, साइज को जो जितना भी साइज होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए या इस्तेमाल, या मार्किंग के लिए, सेंटर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें पूछा है गिवन मेजरमेंट, ओड लेग कैलिपर गिव मेजरमेंट बाय। तो देखो वो क्या करता है ना, साइज को ट्रांसफर करता है एक स्टैंडर्ड स्केल यूज करके, है ना। सो आपका चौथा जो है ये आपका राइट आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है मशीन रीमर आर लेस प्रोन टू मिसअलाइनमेंट देन हैंड रीमर बिकॉज। देखो हैंड रीमर के कंपैरिजन में मशीन रीमर का बात कर रहा है ना। तो देखो हैंड रीमर में क्या होता है ना, उसमें आपका लंबा मिलेगा अलाइनमेंट के लिए एक लंबा होता है, उसका मैं नाम भूल, पायलट होता है, पायलट की तरह जैसे होता है ना, उस तरह से आपका हैंड रीमर में आपको लंबा मिलेगा। जैसे रीमर बन जाएगा, है ना, ऐसे मान लिया जाए रीमर आ जाते हैं। सो इसमें जो है आपका सही नहीं बन पा रहा है ना, गलत बन गया ये फोटो। सो रीमर में क्या होता है ना, वो आपको कॉन्सेंट्रिकली अलाइन करता है होल के अंदर, जबकि मशीन रीमर में इतना लंबा नहीं मिलता है ना, क्योंकि वो मशीन से होता है, वो सेंटर होता है। हैंड रीमर में इसीलिए लंबा दिया जाता है क्योंकि बाई हैंड यूज करते हैं ना, उसको अलाइन करना बहुत जरूरी होता है होल के अंदर, है ना। दे हैव शॉर्ट लेड, लीड टेपर हो गया, हाँ लीड कहते हैं उसको, है ना, लीड टेपर रिजिड सपोर्ट। तो देखो हैंड रीमर में जो होता है लॉन्ग टेपर, लॉन्ग लीड टेपर होता है, मशीन रीमर में जो होता है छोटा होता है। तो हैंड रीमर के कंपैरिजन में पूछ रहा है, तो ये जो होता है मशीन रीमर का छोटा लीड हो टेपर होता है और रिजिड सपोर्ट होता है ना। सो दूसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है 40 नंबर, इसमें आपका पूछा है इन एसिटिलीन गैस वेल्डिंग द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू द एसिटिलीन वॉल्यूम इज 1.6:1 है ना। सो ऑक्सीजन जो है 1.6 है और एसिटिलीन आपका 1 है ना। नेचर ऑफ फ्लेम जनरेटेड, देखो आप इसमें पूछ रहा है ऑक्सीजन 1.6 है, 1 जो है आपका एसिटिलीन है, तो उस केस में आपका क्या है, ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो जाएगा, है ना। सो तीसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ब्रेकडाउन से बचाना होता है ना, प्रिवेंट इक्विपमेंट ब्रेकडाउन बिफोर इट ऑक्यूर्स। सो आपका चौथा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन है नॉर्मलाइजिंग इज जनरली परफॉर्म्ड ऑन। नॉर्मलाइजिंग जो होता है किन पे किया जाता है जनरली, उसके बारे में पूछ रहा है। तो नॉर्मलाइजिंग जो होता है फेरस मटेरियल पे किया जाता है ना। चौथा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 43 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है रीमिंग अलाउंस डिपेंड ऑन मेनली। तो रीमिंग अलाउंस जो होता है जनरली किस चीज़ पर डिपेंड करता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो मटेरियल जो वर्क मटेरियल का हार्डनेस होता है और होल का साइज होता है, उसी के हिसाब से रीमिंग अलाउंस दिया जाता है ना। सो चौथा जो है ये आपका राइट आंसर है, वर्क मटेरियल हार्डनेस एंड होल साइज। जैसे जैसे होल का साइज जैसे आपका 3-4 ले लोगे तो वो बहुत कम होता है। आपका 7-8 से जाता है, 8 से लेकर 22 तक जाता है, उसमें आपका 0.25 का मतलब 25 का दिया जाता है ना। बाकी में आपका नीचे आते जाओगे तो ये आपका घटता जाता है। तो आपका चौथे नंबर जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इंडिकेट, है ना। जो स्ट्रक्चर होता है ग्राइंडिंग व्हील का वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो आपका ग्राइंडिंग व्हील का जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेन्स के बीच में स्पेस कितना है उस चीज़ पे उस चीज़ को इंडिकेट करता है ना। सो दूसरा जो है ये आपका राइट आंसर है, स्पेसिंग बिटवीन अब्रेसिव ग्रेन्स, है ना। सेकंड आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ स्टील इज ऑफन सब्जेक्टेड टू केस हार्डनिंग। इसके बारे में पूछ रहा है केस हार्डनिंग जो होता है किन चीज़ों पे किया जाता है जनरली, जो स्टील होते हैं उनमें, है ना।
तो आपका लो कार्बन स्टील होता है उसी पर आपका केस हार्डनिंग किया जाता है ना, क्योंकि लो कार्बन स्टील जो होता है उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो आपका सॉफ्ट मिलेगा। बाकी जैसे एलॉय स्टील में आ गए, स्टेनलेस स्टील में आ गए या हाई कार्बन स्टील में ये चीज़ें नहीं मिलती है। तो लो कार्बन स्टील जो होता है ये डेड माइल्ड स्टील होता है, इसी भी आपका केस हार्डनिंग किया जाता है ना। सो सेकंड जो है ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है 46 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल अब्रेसिव इज यूज इन ग्राइंडिंग व्हील। तो देखो नेचुरल अब्रेसिव यहीं पे देख लेते हैं। ये आपका सिलिकॉन कार्बाइड, ये आपका नेचुरल नहीं है ना, एलुमिनियम ऑक्साइड भी नहीं है, सीबीसी भी नहीं है, सीपीएन भी नहीं है। कोरंडम जो होता है ये नेचुरल एब्रेसिव होता है, बाकी जो होता है ये आपका नेचुरल होता है, बाकी सारे बनाए जाते हैं ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आपका क्वेश्चन है सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग सीम्स ड्यूरिंग मशीनरी इंस्टॉलेशन। तो जब हम किसी मशीन को इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पे जो होता है सीम इस्तेमाल किया जाता है। तो सीम इस्तेमाल करने का जो मेन रीज़न है वो क्या है उसके बारे में पूछ रहा है ना। सीम का जो मेन इस्तेमाल करने का कारण होता है, जब भी हम किसी चीज़ को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे लेवल को, प्रॉपर लेवल जो होता है उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो होता है सीम का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो यही आपका है दूसरे नंबर पर, टू फिल अनइवन गैप्स एंड इंश्योर प्रॉपर लेवलिंग है ना। सो दूसरा जो है आपका राइट आंसर है, सीम का इस्तेमाल किया जाता है गैप्स को फिल करने के लिए और साथ ही आपका जो लेवल है उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है द टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन दैट हैज मल्टीपल ड्रिल फिटेड ऑन कॉमन टेबल असेंबली इज कॉल्ड। तो देखो आपका पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ड्रिल मशीन है जिसमें आपके मल्टीपल ड्रिल जो होते हैं वो फिटेड रहते हैं एक ही टेबल पे, कॉमन टेबल पे, उसको क्या बोलते हैं उसके बारे में। तो आपका गैंग ड्रिलिंग मशीन होता है, उसमें इस तरह का जो फिटिंग है, मल्टीपल ड्रिल जो होते हैं फिट होते हैं वो आपका गैंग ड्रिलिंग मशीन में ही होते हैं सबका। दूसरा जो है आपका राइट आंसर है। बाकी तीनों में आते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन, पिलर ड्रिलिंग मशीन, ये आपका सेंसिटिव ड्रिलिंग में इसमें आपका एक ही आपका ड्रिल फिटेड किया रहता है ना, एक टेबल पे एक आपको मिलेगा। अगले क्वेश्चन में आता है 49 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ प्रेजेंट सॉरी the part that is present in digital vernier caliper but not present in simple vernier caliper। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पार्ट जो होता है आपका डिजिटल वर्नियर कैलिपर में होता है पर सिंपल वर्नियर कैलिपर में नहीं होता है। सिंपल वर्नियर कैलिपर में देखोगे उसमें आपका जीरो सेटिंग का जो बटन होता है वो नहीं मिलता है, जबकि आपका डिजिटल वर्नियर कैलिपर में वो चीज़ मिलता है ना। बाकी सारे डेप्थ मेजरिंग ब्लेड होता है, दोनों में होता है, इंटरनल एक्सटर्नल जो दोनों में होते हैं, लॉकिंग स्क्रू दोनों में होते हैं, पर जीरो सेटिंग बटन जो होता है ये दोनों में नहीं पाए जाते हैं ना। ओके अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है आप 50 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन शेप जो है स्लिप गेज का पूछ रखा है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज शेप ऑफ स्लिप गेज। स्लिप गेज का जो मोस्ट कॉमनली शेप होता है उसको वो कौन से शेप में होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो आपका स्लिप गेज जो होता है ये आपका 9 mm का विड्थ होता है और लंबाई जो होता है 32 से 35, 32 का ही जनरली होता है, 32 9 का होता है। और ये इसका शेप जो होता है ये रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार होता है ना। चौथा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन द वेल्डिंग थर्मल इफिशियंसी इन आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में कह रहा है आर्क वेल्डिंग में जो होता है जो आपका थर्मल इफिशियंसी होता है, वेल्डिंग थर्मल इफिशियंसी, उसमें ऑप्शन कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्टली डिफाइन कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो देखो थर्मल इफिशियंसी के बारे में पूछ रहा है तो इसमें आपका क्या होता है ना, रेशियो ऑफ हीट यूज फॉर मेल्टिंग टू द टोटल हीट जनरेटेड बाय आर्क, है ना। तो आर्क के द्वारा जो हीट जनरेटेड, टोटल आर्क हीट जनरेटेड होता है और साथ ही जो उसमें आपका रेशियो होता है आपका किसका, हीट का जो यूज किया गया और मेल्ट हुआ, है ना, टोटल जनरेटेड हीट में से, तो वही जो होता है आपका वेल्डिंग थर्मल इफिशियंसी होता है आर्क वेल्डिंग में, है ना। सो तीसरा जो है आपका राइट आंसर है रेशियो ऑफ हीट यूज फॉर मेल्टिंग टू द टोटल हीट जनरेटेड बाय आर्क। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है मार्किंग ब्लू लाइंस आर रिमूव्ड बाय। तो ब्लू लाइन जो मार्क किए जाते हैं उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है उसके बारे में पूछ रहा है।
सो इसके लिए वॉश कर सकते हैं किसके साथ, वाटर या फिर वीपिंग विथ क्लॉथ के साथ में, है ना। सो पहला जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्किंग मीडियम यूज्ड इन वर्कशॉप, है ना। वर्कशॉप के अंदर जो होता है मार्किंग मीडियम कौन सा इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो उसमें आपका वाइट वॉश का इस्तेमाल किया जाता है ना। ऐसे जनरली आप सोचेगा कि ये तो फॉर्जिंग शॉप में किया जाता है, तो दैट इज फॉर्जिंग शॉप इज अ वर्कशॉप, है ना। सो पहला जो है ये राइट आंसर है, वाइट वॉश। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन के रेफरेंस में कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है ना। तो ये आपका चौथा जो है ये आपका राइट आंसर है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन इज ऑल्सो नोन एज सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन को सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन नहीं कहा जाता है, इन्हें यही चीज़ गलत है। इन्हें कहा है कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो है वो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। बाकी रेडियल ड्रिलिंग मशीन इज यूज फॉर ड्रिलिंग मल्टीपल होल्स इन वन सेटिंग ऑफ वर्क की, तो ये आपका सही उत्तर है। दूसरा है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन इज यूज टू ड्रिल लार्ज डायमीटर होल, तो 13.5 से ऊपर के जो होते हैं उसका आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा नंबर में, रेडियल ड्रिलिंग मशीन इज यूज फॉर हेवी एंड लार्ज वर्क पीस, तो ये भी आपका सही है ना। चौथा जो है ये आपका गलत है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 55 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ रूटीन मेंटेनेंस। तो रूटीन मेंटेनेंस करने का जो लाभ है, एडवांटेज है, वो क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। इसमें क्या होता है ना, रूटीन मेंटेनेंस में आपका प्लानिंग जो होता है ईजियर होता है। मेंटेनेंस एंड जो ऑर्डरिंग स्पेयर होता है वो चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। जितना भी आपका मेंटेनेंस है वो आसानी से हो जाएगा, जितने आपको स्पेयर पार्ट मंगवाने हैं वो सारा, क्योंकि आपका प्लानिंग पहले से रहेगा ना, तो वो चीज़ें आसान हो जाती है ना। तो चौथा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन है, वाई डू हैंड रीमर हैव अ लॉन्ग टेपर, सॉरी लॉन्ग लीड टेपर कंपेयर टू मशीन रीपर। देखो ये क्वेश्चन पहले भी था, इसी तरह का सेम था, और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा दिया है कि इसमें पूछा है कि जो आपका हैंड रीमर होता है उसका जो लॉन्ग टेपर, उसका जो लीड होता है वो लंबा होता है कंपेयर टू मशीन रिमर का, तो कारण क्या है। तो उसमें क्या था, उसमें आपका शॉर्ट शॉर्ट के बारे में लिख रखा था। तो लॉन्ग टेपर का मैंने बताया जैसे पहले आपको, कि लॉन्ग टेपर जो लीड होता है वो अलाइनिंग में काम आता है ना, जबकि हैंड रिमर में वही चीज़ आपका, क्योंकि अलाइन करना होता है। मशीन में क्या होता है, फिट होता है, तो उसमें अलाइन करने की ज़्यादा वो अप डाउन करो उसका से नीचे जो आपको सेट करना होता है, जबकि हैंड रिमर में जो होता है आपको प्रॉपर हाथ से करना होता है, तो इसीलिए आपका ग्रेजुअली एंट्री एंड प्रॉपर अलाइनमेंट विद द होल, है ना। सो आपका तीसरा जो है राइट आंसर होता है, इसलिए लॉन्ग टेपर लीड जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है आपका हैंड रिमर में। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, फिलर गेज इज यूज टू। तो फिलर गेज का यूज किस लिए किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्लियरेंस या फिर गैप को चेक करने के लिए जो होता है फिलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है ना। दो मेटिंग पार्ट्स होते हैं, उसके बीच का जो क्लियरेंस होता है या फिर गैप बोल सकते हो, उसको चेक करने के लिए आपका फिलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है ना। चौथा जो है आपका राइट आंसर है। डेप्थ हो गया, इंटरनल डायमीटर या सरफेस, ये दो चीज़ें आप कैलिपर से कर सकते हो। सरफेस रफनेस, सरफेस इंडिकेटर आता है, उससे कर सकते हो। 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, स्क्राइबिंग ब्लॉक कैन बी यूज। तो स्क्राइबिंग ब्लॉक जो होता है कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। स्क्राइबिंग ब्लॉक का जो इस्तेमाल है हम पैरेलल लाइन जो होता है खींचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना। सो मार्क पैरेलल लाइंस, है ना। सो तीसरा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मस्ट बी हैंडल केयरफुली बिकॉज। देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या होता है, ये जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, इसलिए जो होता है बहुत केयरफुली इसको हैंडल करना होता है ना। मस्ट बी केयरफुली यूज्ड बिकॉज पूछ रहा है, तो क्यों ऐसा करना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो होता है ना सॉल्यूशन, ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, पॉइजनस होता है ना, इसीलिए। सो पहला जो है ये आपका राइट आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, रेड लेड इज केमिकली नोन एज। तो रेड लेड जो होता है वो केमिकल नाम पूछ रखा है, तो रेड लेड को जो होता है लेड टेट्रा ऑक्साइड के नाम से जानते हैं ना। पहला जो है आपका यही राइट आंसर है, PV3O4। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है 61 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एलिमेंट ऑफ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो इसमें पूछा है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का जो की एलिमेंट है इन चार में से कौन सा है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस जो होता है वो उसमें आपका टोटल एम्प्लॉय भी इन्वॉल्व हो जाता है, मेंटेनेंस एक्टिविटी, जिससे आपका जो भी मशीन का इफेक्टिव ऑपरेशन है उस चीज़ को इंश्योर किया जाता है ना। सो आपका सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं ना।
पहला जो है आपका राइट आंसर है, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय इन मेंटेनेंस एक्टिविटी। मेंटेनेंस एक्टिविटी में आपका एम्प्लॉय इन्वॉल्व हो गया, और उससे क्या होगा, जो मशीन का ऑपरेशन है, इफेक्टिव मशीन ऑपरेशन, उस चीज़ को भी इंश्योर करता है ना। सो आपका पहला जो है ये राइट आंसर है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के रेफरेंस में, है ना, की एलिमेंट है ये। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये आपका क्वेश्चन है, हैंड रिमर आर प्राइमरली यूज फॉर। तो हैंड रिमर जो होता है प्राथमिकता कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे, किस चीज़ में किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना, किस चीज़ में नहीं, प्राइमरी यूज पूछ रहा है, प्राथमिक कार्य पूछ रहा है हैंड रिमर का, है ना। तो आपका जो ड्री होल किया हुआ है तो उसको मैनुअली फिनिश करने वाला जो होता है हैंड रिमर का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिनिशिंग ड्रिल होल्स मैनुअली, तो ड्रिल होल्स को मैनुअली आपको फिनिश करने के लिए जो होता है हैंड रिमर का इस्तेमाल किया जाता है। सो तीसरा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है 63 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है, while estimating material for preventive maintenance why is allowance added for consumable like grease और oil। इसमें पूछ रहा है कि जब हम एस्टिमेट करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए किसी मटेरियल का, तो उस टाइम पे जो होता है एक्स्ट्रा ग्रीस और ऑयल को जो होता है, एक्स्ट्रा कंज्यूमेबल जो ग्रीस और ऑयल होता है उसको अलाउंस दिया जाता है। मतलब क्यों दिया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या होता है ना, ग्रीस और ऑयल जो होता है ना बेफालतू का कहीं भी बह जाता है या निकल जाता है, उसी के कारण जो होता है एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है ग्रीस और ऑयल में। तो यही चीज़ दूसरे नंबर पर लिखा है, टू अकाउंट फॉर स्पिलेज स्पिलेज और वेस्टेज ड्यूरिंग एप्लीकेशन। तो जब हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपका ऑयल गिर भी जाता है या फिर ग्रीस जो होता है वेस्ट भी हो जाता है कभी कभी। इसीलिए जो होता है एस्टिमेट एक्स्ट्रा करते हैं हम, जब मटेरियल का जब हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं उसमें एक्स्ट्रा हम ऐड कर देते हैं उसमें, है ना। दूसरा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है 64 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के रेफरेंस में बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला नंबर पर लिखा है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग टॉर्च टिप हैज सेपरेट होल फॉर ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। ये आपका गलत है, उसमें एक ही नोजल में मिक्सिंग चेम्बर होता है, यहाँ से मिक्स होके आपके फाइनली जो होते हैं यहाँ जैसे मिक्सिंग चेम्बर बना होता है, इसके बाद आपका एक ही निकलता है ना, यहाँ पे अलग से आपका नोजल नहीं रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आपका पहला गलत है। दूसरा है, गैस वेल्डिंग एम्प्लॉय एसिटिलीन ऑक्सीजन गैस। हाँ, दोनों के, तो ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस जहाँ पे गैस वेल्डिंग होती है दोनों का दोनों होता है। तो दूसरा नंबर जो है ये आपका राइट है। तीसरा नंबर दे रखा है आपका, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन आर केप्ट सेपरेटली इन डिफरेंट सिलेंडर, ये भी आपका सही है। तो दूसरा और तीसरा जो है ये आपका राइट है। तो आपका पहला जो है ये सही उत्तर है ना, जिसमें आपका स्टेटमेंट वो 2 और 3 जो है वो सही है, बाकी एक जो है पहला वो गलत है ना। अगले नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनदर नेम ऑफ ओड लेग कैलिपर। तो ओड लेग कैलिपर का दूसरा नाम नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है। हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर ये होता है ओड लेग का कैलिपर, ने ओड लेग कैलिपर होता है उसका दूसरा नाम। लेग एंड पॉइंट कैलिपर भी होता है, जेनी कैलिपर भी होता है। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर नहीं होता है, ये एक अलग ही कैलिपर होता है ना, जिसमें आपको स्प्रिंग का जॉइंट मिलेगा, है ना, इसमें स्प्रिंग होता है। सो चौथा जो है ये राइट आंसर है, ये ओड लेग कैलिपर का टाइप नहीं है ना, उनमें से नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, द वेल्डिंग प्रोसेस यूज फॉर जॉइनिंग थिक रोड लाइक रेल्स इज कॉल्ड। देखो आपका जैसे रेलवे में रेल में देखते हैं तो रेल्स के बारे में पूछ रहा है, तो रेल्स वही है। सो या फिर आप मोटे रोड या फिर रेल्स को जोड़ते हो तो उसमें जो होता है कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस इस्तेमाल करा जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें आपका थर्मिट वेल्डिंग का यूज किया जाता है, जिसमें आपका एल्यूमिनियम का और आयरन का जो होता है डाल के, जहाँ पे आपका रेल्स का करना होता है जॉइंट, यहाँ पे आपका इस तरह का काट के यहाँ पर सीधा बैठा दिया जाता है, सांचा है ना, और यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और यहाँ पे आयरन का डाल के यहाँ पे थर्मिट वेल्डिंग करके यहाँ पे जला दिया जाता है, फिर बर्न करके यहाँ पे बाद में फिर कटिंग करके ग्राइंड कर दिया जाता है ना, स्लैग हटा के। सो ऐसे ही आपको वेल्डिंग देखने को मिलेगा रेलवे में, आप जहाँ पे पटरियों में वेल्डिंग करी जाती है एक रेल को दूसरे रोल से जो जोड़ा जाता है, वहाँ पे आपका थर्मिट वेल्डिंग का मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है ना। सो पहला जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 67 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ बेंच ग्राइंडर दैट सपोर्ट द वर्क पीस ड्यूरिंग ग्राइंडिंग इज कॉल्ड। तो जब हम ग्राइंडिंग करते हैं उस टाइम पे जो बेंच ग्राइंडर में आपका वर्क पीस को सपोर्ट देता है
उसका नाम क्या है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो वो आपका टूल रेस्ट होता है, जिसमें आपका जिस किसी वर्क पीस पे आप ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं तो टूल रेस्ट पे सपोर्ट देते हैं, उसी का नाम पूछ रहा है। तो आपका पहला जो है ये राइट आंसर है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है द ड्रिलिंग मशीन यूज्ड when work is to be moved from spindle to spindle for successive operation। तो इसमें ड्रिलिंग मशीन के बारे में पूछ रहा है, जिसमें आपका एक से लेकर दूसरा ऑपरेशन लगातार करते रहते हैं। तो वहाँ इसमें एक स्पिंडल से लेकर दूसरे स्पिंडल में, और आपका काम जो होता है सक्सेसिव ऑपरेशन होता है वो किस में होता है, तो आपका गैंग ड्रिलिंग मशीन में जो होता है सक्सेसिव ऑपरेशन किया जाता है ना। और उसमें एक ड्रिलिंग के बाद दूसरा आपका लगा रहेगा, जैसे आपको पहले ड्रिलिंग कर दिया फिर आपका रीमिंग कर दिया, ऐसे करके सक्सेसिव ऑपरेशन किए जाते हैं। तो तीसरा जो आपका गैंग ड्रिलिंग मशीन, ये आपका राइट आंसर है ना। ओके, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ओके, सो 69 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है, थोड़ा मोटा कर देता हूँ है ना। ओके, द इसेंशियल ऑपरेशन द इसेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय स्नीप। देखो स्नीप क्या होता है, किसी चीज़ को काटने के लिए होता है। किस चीज़ को, सीट मेटल जो होता है ना, उसमें आपका अप टू 1.2 mm तक आपका जो स्नीप के द्वारा ही काटा जाता है। तो वही पूछ रहा है इसेंशियल ऑपरेशन। तो आपका क्या करेंगे, आपका सीट मेटल को कटिंग करने का काम किया जाता है स्नीप से, है ना। सो दूसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच पैरामीटर ऑफ ड्रिल इज डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडीशन एंड इट्स पॉइंट, है ना। सो पूछा है कि जो आपका ड्रिल होता है, ड्रिल का कौन सा ऐसा पैरामीटर जो होता है डायरेक्टली डिटरमाइन किया जाता है, जिसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक विशेषता हो गया और कंडीशन ऑफ इट्स पॉइंट, तो वो कटिंग इफिशियंसी होता है ना। पहला जो आपका ये राइट आंसर है। इस तरह से आपका थ्योरी का जो क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन हमने सारा कुछ देख लिया है। इसमें सारा डिस्कस भी कर दिया। कुछ भी डाउट होता है तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपके 30 क्वेश्चन है, इसको सारा देखते हैं, देन आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आएगा, है ना। सो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकली इंक्लूड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इसमें पूछा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो नहीं आता है। रिवेट जॉइंट आता है, न्यूमेटिक हाइड्रोलिक आता है, कपलिंग ड्राइंग आता है, वायरिंग डायग्राम ये नहीं आता है, ये इलेक्ट्रिकल में आता है ना। सो तीसरा जो है आपका राइट आंसर है वायरिंग डायग्राम, ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं आता है ना। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90। साइन 90 का वैल्यू पूछ रखा है आपका, साइन 90 का कितना होता है। तो साइन जीरो जो होता है, साइन का सारे बता देता हूँ, 0, 30, 45, 60 और 90। साइन जीरो का 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, 1/√2 होता है, 45 का √3/2 होता है, 60 का और साइन 90 का 1 होता है। इसने 90 का पूछ रखा था, 1 होता है ना। सो आपको पहला जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, है ना। सो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इनमें से कौन सा नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। तो साइन होता है, कोसाइन भी होता है, टेंजेंट भी होता है ना। जबकि ग्रेडियंट जो होता है, ग्रेडियंट आपका बेसिकली इस तरह का जो होता है, जैसे एक बना लो, है ना। तो ये जो है ये आपका ग्रेडियंट होता है, ढलान जिसको बोलते हैं ना उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो वो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में नहीं आता है, जबकि बाकी तीनों आते हैं ना। पहला जो है यही आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ कॉमन प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर जो होता है उसका शेप कैसा होता है। तो प्रोटेक्टर इस सॉरी इस शेप में चंदे के, हाफ चंदा के शेप में मिलेगा, है ना। सेमी सर्कुलर और सर्कुलर, ऐसे या ऐसे आपको मिलेंगे आपको प्रोटेक्टर, है ना। मतलब आपका सेमी सर्कल में मिलेगा या फिर पूरे सर्कल में ही मिल जाएगा। इसमें पूरे सर्कल में मतलब 360 का मिलेगा, इसमें आपको 180 डिग्री का मिलेगा, है ना। सो आपका दूसरा जो है ये राइट आंसर है। 5वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कन्वर्ट 0.8357 रेडियन इंटू डिग्री। तो इसको डिग्री में बदलना है, इतना रेडियन दिया हुआ है इसको। सो वो एक रेडियन जो होता है वो आपका 180/पाई होता है ना। तो इसमें पूछा है इसका वैल्यू, तो 0.8357 इंटू 180/पाई, इसका वैल्यू आप यदि सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 47.52, मतलब 47 डिग्री 52 मिनट और 48 सेकंड। चलो मैं कुछ कर देता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको, तो 0.83
0.8357 आ गया है ना। अब इसको क्या करता हूँ, 180/पाई होता है, पाई का मान मैं 22/7 लगा देता हूँ, है ना। तो फाइनली आपका ये आ गया है ना। अब जैसे हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, तो ये आपका 0.8357 मल्टीप्लाई इसको काट देते हैं, है ना। 11 दूनी 22 हो जाएगा, ये आपका 9 दूनी 18 90, है ना। 11 अट्ठे 88, 2 8.1, 8 सत्ते 56, है ना। 57.2958 आएगा, है ना। 2958 आएगा। अब ये हमारा इतना आ गया है ना। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा फाइनली 47.8866 आएगा, है ना। ये हमारा डिग्री में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ये तो हमारा पूरा आ गया डिग्री में, ये वाले पॉइंट को हम पहले मिनट में चेंज करते हैं। तो 88.8866 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये आपका आ जाएगा मिनट का आ जाएगा, है ना। तो ये आपका इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो 53.196, इसको कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे, है ना। सो 53.196 है ना। ये आपका मिनट में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे, तो 0.196 को जो है इसको 60 से मल्टीप्लाई, ये आपका मिनट है ना। 47 जो है ये आपका डिग्री है, ये आपका मिनट आ गया 53, और ये लास्ट वाला जो है सेकंड आ जाएगा, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 11.76 आएगा, है ना। सो इस तरह से 47 डिग्री आ गया, और मिनट में हमारा कितना आया, ये आया ना 53 आया, 53 मिनट, और आपका सेकंड में 11.76, ये सेकंड में आ गया। ये आपका फाइनली आता है, और इसके नियरेस्ट में आपका ये है 47 डिग्री 52 मिनट और आपका 48 सेकंड, ये आपका बिल्कुल इसके करीब है ना। एग्जैक्ट आंसर नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है मिस्टेक हो कैलकुलेशन में, बाकी आपका नियरेस्ट में ये आ रहा है ना। बाकी सब ये जैसे है, ये आपका कम में आ रहा है, ये आपका कम ही आ रहा है। सो आपका जो है दूसरा नंबर, ये आपका राइट आंसर है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 6 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड इन डायमेंशनिंग। तो डायमेंशनिंग में जो होता है, कौन सा प्रैक्टिस को जो होता है अवॉइड करना चाहिए, है ना, उसके बारे में पूछ रहा है। तो आप जो एक डायमेंशन को अलग, मतलब उसको किसी डायमेंशन जो होता है, सेम डायमेंशन को डिफरेंट व्यू में रिपीट करने के लिए जो होता है हमें अवॉइड करना चाहिए, है ना। सो तीसरा जो है ये आपका राइट आंसर है, रिपीट द सेम डायमेंशन ऑन डिफरेंट व्यू, क्योंकि अलग अलग रहेगा ना तो वो आपका सही। जैसे क्यूब होता है, उसका सारा चाहे सारे साइड से सेम होता है ना। तो उस चीज़ को आप जैसे एक शेप बन गया, उसी तरह से सब नहीं, कुछ तभी जाके आपको अलग अलग मिलेगा। तो वही आपका डायमेंशन में पूछ रहा है कि आपका डायमेंशन में जो होता है कौन सा प्रैक्टिस जो है अवॉइड करना चाहिए उसके बारे में ना। सो वही आपका सेम डायमेंशन जो होता है अलग अलग व्यू में आपको अवॉइड करना चाहिए रिपीट करने के लिए, है ना। तीसरा नंबर जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग represent a fundamental material property that measure its steepness under applied stress। इसमें पूछा है कि फंडामेंटल मटेरियल प्रॉपर्टी जो कि आपका मेजर करता है जो स्टीपनेस होता है अंडर अप्लाइड स्ट्रेस। तो जैसे स्ट्रेस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है ना, तो यहाँ पे स्टीपनेस की बात कर रहा है ना, स्टीपनेस अंडर अप्लाइड स्ट्रेस। तो आपका यंग मॉडुलस में ऐसा होता है ना। तो चौथा जो है आपका राइट आंसर है। बाकी जैसे देखते हैं, आपकी पैसन रेशियो जो होता है, इसमें आपका जो होता है ट्रेवर्स स्ट्रेन बाय ट्रेवर्स स्ट्रेस होता है ना। वहीं आपका मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी जो होता है, ये मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी नहीं होता है ना, एलास्टिसिटी होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है, इसमें आपका शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन होता है ना, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन होता है, ये चीज़ होता है ना। ओके, सो आपका चौथा जो है यही आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें नॉन फंक्शनल डायमेंशन के बारे में पूछ रहा है। 4 ऑप्शन में कौन सा है आपका नॉन फंक्शनल डायमेंशन। तो ये वो डायमेंशन जो होते हैं जो कि इसेंशियल नहीं होता है किसी कंपोनेंट या फिर स्पेस के लिए, वही आपका नॉन फंक्शनल डायमेंशन होता है। तो आपको
ओके। सो डायमेंशन नॉट इसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट और स्पेस, जो कि ज़रूरत नहीं होता है, इसेंशियल नहीं होता है, वही आपका नॉन फंक्शनल डायमेंशन होता है ना। पहला जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, उसके लिए फार्मूला पूछ रखा है, अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस के बारे। तो अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस होता है ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी में। सो पहला जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 10 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है द फैक्टर विच रिड्यूस मशीन इफिशियंसी मोस्ट कॉमनली। देखो इसमें आप पूछ रहा है मशीन इफिशियंसी जो होता है कम करता है, तो इसमें से आपका मोस्ट कॉमनली कौन सा फैक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है और जनरली पाया जाता है, वो चीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो आपका फ्रिक्शन जो होता है, इससे आपका मशीन का जो इफिशियंसी वो कहता है कम हो जाता है, घिस जाता है एक्चुअली, उसके कारण ही होता है ना। सो आपका चौथा नंबर जो है यही आपका सही उत्तर है। और यही जो होता है सबसे ज़्यादा मशीन का जो इफिशियंसी होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है ना, और मोस्ट कॉमनली यही पाया जाता है। चौथा जो है आपका राइट आंसर है फ्रिक्शन। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच सिस्टम इज नॉट कॉमनली यूज यूनिट इन मेजरमेंट। देखो मेजरमेंट, हाँ किसी चीज़ का जो होता है मेजरमेंट लेते हैं उसकी एक यूनिट होती है, तो जनरली नहीं पाया जाने वाला पूछ रहा है, नॉट कॉमनली। सीजीएस होता है, एमकेएस होता है, एसआई भी होता है, पर डीएलआर नाम का कोई चीज़ नहीं होता। सीजीएस आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, एमकेएस जो होता है मीटर किलोग्राम सेकंड होता है, एसआई जो होता है इंटरनेशनल सिस्टम या फिर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है ना। तो ये 3 पाए जाते हैं, एक और होता है आपका एफपीएस होता है ना, 4 होते हैं, डीएलआर नहीं होता है सबका। चौथा तीसरा जो है ये आपका गलत है और यही आपका राइट आंसर है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं 12 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विथ टू फ्लैट सर्कुलर सरफेस जस्ट वन कर्व सरफेस विथ सॉलिड फिगर। तो देखो दो जो है सर्कुलर सरफेस है ना, फ्लैट सर्कुलर, सॉरी इस तरह से नहीं बनेगा ना, फ्लैट सर्कुलर, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, जस्ट कर्व सरफेस, एक यहाँ से एक यहाँ से है ना, विथ सॉलिड फिगर इज आउट। तो ये आपका क्या बन गया, सिलेंडर बन गया ना ये, यही चीज़ पूछ रखा है। तो दूसरा जो है ये राइट आंसर है। पिरामिड जो होता है बहुत तरह के बनते हैं ना, कोन जो होता है, कोन आपका इस तरह का बनता है जिसमें एक ही से आएगा। स्पेयर जो आता है ये आपका इस तरह का बनता है ना, फुटबॉल की तरह वो स्पेयर होता है। सो आपका इसका जो है सिलेंडर जो है ये राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो होता है सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर का इस्तेमाल होता है या फिर कैसे होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो वो आपका सिंपल फॉर्म में होता है, लेटर जनरली यूज इन प्रैक्टिस। तो जनरली आपका प्रैक्टिस में जो होता है सिंगल स्ट्रोक यूज किया जाता है। बीआईएस के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये आपका सिंगल स्ट्रोक ही है ना। सो आपका दूसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लेटर जनरली यूज इन प्रैक्टिस, इसमें आपका सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 14 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग सीट इज लार्जेस्ट इन साइज। इसमें पूछ रहा है 4 ऑप्शन में से कौन सा जो आपका ड्राइंग सीट है उसका सबसे बड़ा साइज होता है। तो A0 का जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें आपका 841 इंटू 1189 होता है ना A0 का। बाकी A1 में आओगे तो A1 का जो है आपका 594 इंटू 841 आ जाएगा है ना। A2 के लिए आओगे, ये आपका A0 हो गया, A1 के लिए हो गया। A2 के लिए यदि जाते हो तो उसमें आपको मिलेगा 420 इंटू 594 है ना। उसके बाद आप A3 में आओगे तो इसमें आपको मिलेगा 297 इंटू 420। सो सबसे बड़ा जो है आपका A0 का ही आता है ना। सो तीसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होगा, तो ये वाला लॉन्गेस्ट होगा है ना। और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस या फिर कर्ण बोलते हैं ना। तो पहला जो है ये आपका राइट आंसर है। हाइपोटेनियस जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा होगी है ना, लॉन्गेस्ट साइड होगा, तो आपका हाइपोटेनियस जो है ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका द इनपुट फोर्स रिक्वायर्ड इन सिंपल मशीन इज कॉल्ड। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सिंपल मशीन इज कॉल्ड पूछ रहा है, तो कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसको उठाना है, इसको उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो वही इनपुट फोर्स के बारे में पूछ रहा है। इसको आप एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जाओगे यहाँ, तो इसके लिए भी आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। लोड क्या होता है, लोड
कितना है और उसके ऊपर जो लगता है वो आपका एफर्ट कहलाता है ना, तो वही आपका इनपुट होता है। सो आपका चौथा जो है ये राइट आंसर है एफर्ट। अगले क्वेश्चन में आते हैं 17 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज कॉमनली यूज फॉर ट्रांसफरिंग मेजरमेंट। सो मेजरमेंट जो होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए कॉमनली जो टूल इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? इन चार ऑप्शन है। प्रोट्रैक्टर जो होता है इससे आपके एंगल जो है मेजरमेंट कर सकते हो। वर्नियर कैलिपर से इनसाइड आउटसाइड और डेप्थ जो है मेजरमेंट ले सकते हैं। माइक्रोमीटर से आपका विड्थ का मेजरमेंट, डायमीटर मेजरमेंट ले सकते हैं। जबकि डिवाइडर जो होता है इससे आपका जो भी मेजरमेंट होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। डिवाइडर हो गया है ना, आउट इसमें आपका आउटसाइड का आएगा, इनसाइड का आएगा, अलग अलग प्रकार के आते हैं। जो आपका चौथा जो है ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में जो होता है वो कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होता है ना। तीसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है A0 का साइड पूछ रखा है, सीट का साइज पूछ रखा है, तो 841 इंटू 1189 हो जाएगा है ना। ये आपका A1 का हो जाएगा, ये आपका A2 का, ये A0 का हो गया, A1 का हो जाएगा, ये आपका A3 का हो जाएगा, ये आपका A4 का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं तो 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इनिशियल स्टेप इन कंस्ट्रक्शन एंड एंगल बाइसेक्टर। तो देखो आप एंगल बाइसेक्टर करते हो तो उसमें पूछ रहा है कि आपका इनिशियल स्टेप क्या होगा है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक आर्क बनाएंगे, ड्रॉ एन आर्क, और यहाँ से जो होता है सबसे पहले बनता है एक, जैसे 60 डिग्री के करीब मानते हैं, जो कि आपका 60 एक्चुअल में नहीं होता है, ये कम होता है थोड़ा सा है ना। तो ये जो वर्टेक्स काट दिया ना यही आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर का आता है। यहाँ पे 60 बन गया, 60 दूनी 120, 90 का बनाना है तो यहाँ से लगा के इधर से काटोगे, इधर से काटोगे, ये आपका 90 डिग्री का आ जाएगा। 45 काटना है तो यहाँ से आप इधर काटोगे, इधर से इधर काटोगे, ये आपका 45 बन जाएगा। उसके बाद आपको उस 30 का बनाना है तो यहाँ 60 से आप काटोगे, यहाँ पे यहाँ से, तो ये आपका 30 का बन जाएगा। तो ये आपका है एंगल बाइसेक्टर का रूल। तो ये आपका ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम वर्टेक्स है ना, पहला जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट। तो इसमें पूछा है कि कौन सा प्रोसेस जो होता है इन्वॉल्व होता है जब हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। सो हीट ट्रीटमेंट में जनरली आओगे तो हीटिंग एंड कूलिंग करा जाता है ना। सो आपका चौथा जो है ये राइट आंसर है। बाकी पेंटिंग ऑफ मेटल या पेंट करने के लिए एडिंग इम्प्योरिटीज ये चीज़ तो नहीं होता है। मेल्टिंग एंड मेटल, मेल्टिंग का अलग होता है। सो बेसिकली हीट ट्रीटमेंट में जो होता है ना, क्या इन्वॉल्व होता है हीट ट्रीटमेंट में? हीटिंग और कूलिंग होता है मेटल का है ना। चौथा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ द लेटर लाइन यूजुअली रिप्रेजेंट इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो एक इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है उसमें आपका लीडर लाइन जो होता है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें आपका थिन कॉन्टिन्यूस लाइन होता है ना। कंस्ट्रक्शन नोट ऑफ फीचर, जैसे ये आपका लीडर लाइन हो गया, इसका आपका साइज़ दिखाना है ना। सपोज यहाँ पर ड्रिल लगा दिया तो इसका लगा के यहाँ से आपका मेंशन करेगा डायमीटर है 5 mm का है ना, ऐसे करके। तो ये लीडर लाइन होता है जनरली। सो ये है बाय थीन कंटिन्यूस लाइन, ये जो होता है थीन होता है, थीन कंटिन्यूस लाइन होता है। और नोट्स टू फीचर, यहाँ पर नोट्स ये लिख दिया। सो आपका चौथा नंबर जो है ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वुड यूज क्लोजली स्पेस्ड डायगोनल लाइन इन ए सेक्शनल व्यू। तो इसमें पूछा है कि आपका जो मटेरियल के बनते हैं, जैसे मटेरियल के देखो यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में जैसे ये बोल रहा है कि आपका क्लोज स्पेस डायगोनल लाइंस, मतलब ये वाले जो हैं पास पास रहेंगे है ना। डायगोनल साइज सेक्शनल व्यू, तो ये किसका होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो स्टील और एल्यूमिनियम का आता है ना, वो पास पास होते हैं। स्टील हो जाएगा और एल्यूमिनियम जो भी आएगा उसमें आपका आ जाएगा। लेड और टीन में जैसे आते हैं तो लेड और टीन में जो होता है यही चीज़ जो बनेगा ये आपका दूर दूर बनेगा थोड़ा है ना। जिसमें इसमें क्लोज स्पेस डायगोनल दे रखा है ना, तो आपका लेड और टीन में आपका दूर दूर बनेगा, राइट। उसके बाद ग्लास जो होता है, ग्लास का देखोगे तो आपका इस तरह का देखने को मिलेगा है ना, इस तरह का ग्लास का मिलेगा। तो इसमें क्लोज का पूछ रखा था, स्टील एंड एल्यूमिनियम हो जाएगा। चौथा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पिक्टोरियल व्यू
इज यूज टू शो द ऑब्जेक्ट एज इट अपियर टू द ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में जो किसी पिक्टोरियल व्यू है उस चीज़ को ऑब्जेक्ट को अपियर कराना है ह्यूमन आई में, तो उसके लिए प्रोस्पेक्टिव व्यू होना चाहिए, है ना। सो तीसरा जो है प्रोस्पेक्टिव व्यू, यही आपका राइट आंसर है। इन्होंने ऑर्थोग्राफिक मार रखा था, है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1 किलो जूल इन BTU में पूछ रखा है। तो BTU में जो होता है 1 किलो जूल में आपका 0.948 BTU होता है ना। तीसरा नंबर जो है ये आपका राइट आंसर है। ये आप जब वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ोगे ना, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, पर इनके यूनिट आपको चेंज मिलेंगे, है ना। ये आपका CTU में मिलेगा, CTU करके है ये, इसका आपको इसका भी यूनिट आपको मिलेगा कुछ, है ना। तो ये आपका BTU में जो होता है, BTU के अंदर आपका 1 किलो जूल में 0.948 होता है ना। पहला जो है आपका तीसरा जो है ये आपका राइट आंसर है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका पूछा है, रेसिप्रोकल पूछ रखा है, द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4। तो रेसिप्रोकल उल्टा है ना, 3/4 जो हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आपका 4/3 हो जाएगा, है ना। सो पहला जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसको हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं ना। 27 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लीवर इज टाइपली यूज मोटरसाइकिल ब्रेकिंग सिस्टम। सो मोटरसाइकिल जो होता है उसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसमें आपका लीवर के बारे में पूछ रहा है, कौन सा टाइप का लीवर लगा हुआ होता है या इस्तेमाल किया जाता है। सो बॉल क्रैंक लीवर जो होता है जनरली इस्तेमाल किया जाता है मोटरसाइकिल ब्रेकिंग सिस्टम में, है ना। सो आपका दूसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, इन अ रोम्बस विच एंगल आर इक्वल, है ना। रोम्बस जो होता है इस तरह का बनता है। ओके, दोबारा कर देता हूँ। इस तरह का जनरली आपको रोम्बस देखने को मिलेगा, जिसमें आपका यहाँ से डायगोनल्स होते हैं, और ये वाला जो होता है इसके बराबर होता है, और ये वाला जो होता है इसके बराबर होता है ना। तो विच एंगल आर इक्वल, तो अपोजिट के जो होंगे वो आपके इक्वल होंगे, है ना। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो दूसरा जो आपका राइट आंसर है। ऑल 4 एंगल जो होते हैं ये आपका रेक्टेंगल में और आपका स्क्वायर में होता है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 29 नंबर क्वेश्चन इसमें आते हैं, डिटरमाइन द स्क्वायर रूट ऑफ 250.25 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। तो 250 का आपको 250.25 का आपका स्क्वायर निकालना है। तो सिंपल ऐसे निकाल सकते हो, ये 15 तो होएगा ही, 15 इंटू 15 हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा। यहाँ से आपका 25 बच गया, इसको भी 25 ले लो, यहाँ पे आप पॉइंट डाल दो। अब यहाँ से 15 को जोड़ दो तो ये आपका 30 हो जाएगा। ये आपका 8 बार में जाएगा, 8 अटे 60, 8 अटे 64 हो गया, 8 0 0 हो गया, 6 8 3 24 हो गया, है ना। यहाँ से घटा दो, ये आ जाएगा 61, है ना। फिर ये डबल शून्य हो जाएगा, इसको 8 को जोड़ देते हैं तो 316 हो जाएगा। अब 2 बार में देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में देते हैं 31 61, है ना। अब ये हम यहीं पे देख लेते हैं ना, यहीं पे आपका आंसर मिल जाएगा। सो 15.81, और इसके यहाँ पे जो है यही है 8, बाकी 82 है, इसमें 81 है। तो आपका पहला जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 30 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आएगा। सो पहला इसमें आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ एनिलिंग, है ना। इसमें से पूछा है कौन सा जो है आपका एनिलिंग का इफेक्ट नहीं है उसके बारे में, है ना। सो इसमें आपका इंटरनल रिलीव स्ट्रेसेस, इसको हाँ ये एनिलिंग में होता है, सॉफ्ट करता है स्टील को, मशीनेबिलिटी के लिए भी तैयार करता है, पर इसमें जो होता है वियर रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता है ना। और इसमें लिखा हुआ है वियर रेजिस्टेंस इंक्रीज, है ना, नॉट द इफेक्ट, ये नहीं होता है ना। सो दूसरा जो है आपका ये राइट आंसर है। एनिलिंग में किसी भी प्रकार का आपका वियर रेजिस्टेंस जो होता है बढ़ाने का काम नहीं किया जाता है ना, बाकी तीनों के तीनों किए जाते हैं। सो दूसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगला देखते हैं जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है उसको। इसमें 20 क्वेश्चन आपके हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ लोन। 5550 है इसमें, 5550 रुपीज़। टाइम दे रखा है 1.5 ईयर का, एनुअल इंटरेस्ट है, और रेट जो
रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 20% है, और ये सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली है ना। सो रेट जो हो जाएगा सेमी एनुअली है तो ये आपका 10% हो जाएगा, और टाइम जो हो जाएगा वो आपका डबल हो जाएगा, 1.5 मतलब 3 साल का हो जाएगा। और आपका प्रिंसिपल जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल जो है आपका 555 है। इसका है ना एक फॉर्मूला शॉर्टकट लगता है, 3:3:1 के आप कॉन्सेप्ट में निकाल सकते हैं। जैसे इसका आप 10% निकालो तो आपका 555 आ जाएगा, फिर आपका इसका 10% निकालो तो ये आपका 55.5 आ जाएगा, है ना, 55.5, और इसका 5% निकालोगे तो आपका 5.55 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका 1665 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 167.5 हो जाएगा, है ना, और ये जो है 5.5 हो जाएगा, 55। इस तीनों को जोड़ दो तो ये आपके आ जाएंगे ये आपका 1675 है ना, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है ना। ओके, सो पॉइंट पॉइंट का जोड़ दो, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 0 हो गया, है ना, एक आपका आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये 6 7 6 13 और 5 18 हो गया, है ना, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आते 6 और 6 12 हो जाएगा, और हाँ ये आपका एक रिमाइंडर है तो 13 हो जाएगा। कुछ मिस्टेक हो रहा है ना। सो कितना आया था हमारा, 1665 प्लस 167.5 आएगा, है ना, 167.5 प्लस 5.55, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, एक रह गया रिमाइंडर 5 6 और यहाँ पे 7 है ना, 7 और 6 13 और 5 18 हो जाएगा, 6 और 6 12, एक 13 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा, और एक 8, इतना आएगा, है ना, 1838.05 आ रहा है। इसके नियरेस्ट आपका यही है, दूसरा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, ये लंबा क्वेश्चन है पर सिंपल, आपको ये एक रीजनिंग के टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल समझना है आपका। क्वेश्चन में देखो, जिसमें आपका 1 और 3 जो नहीं आना चाहिए, और 13 जो है वो परफॉर्म नहीं करती, 13 में आपका तोड़ना नहीं है 13 में, और 1 और 3 जो है उसमें अलाउड नहीं करना। जैसे पहले में आते हैं, इससे 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 मल्टीप्लाइज 2 मल्टीप्लाई, और 5 को जो है ऐड किया, है ना। दूसरे केस में देखते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, और इसमें 5 ऐड किया है। तो इसी तरह से हम बाकी सब में देखते हैं, तो इसमें आपको मिलेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, और इसमें 5 ऐड किया है। बाकी में देखते हैं, जैसे इसमें आपका 2 से मल्टीप्लाई करा फिर आगे नहीं है, इसमें देखते हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आपका चौथा जो है ये आपका राइट आंसर है। इसमें जो सेम ऑर्डर फॉलो कर रहा है, इसमें दोनों में सेम चीज़ इसमें आपका चौथे नंबर में फॉलो कर रहा है ना, तो चौथा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रखा है इसके अंदर। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है आपका P/R/T/100 होता है ना। सो P/R/T, P हमारा कितना है, 4000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है, और टाइम जो है 3 ईयर का है। इसको आप 100 से डिवाइड करो, सो 2 यहाँ से कट जाएंगे, 40 इंटू 10, 400 इंटू 3 1200, सो आपको 1200 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, 3 साल का। दूसरा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, राम ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 168 किलोमीटर 3 आवर में दौड़ गया, तो ये आ जाएगा 56 किलोमीटर पर आवर, है ना।
इधर से जाने में उसको लगा कितना, इसके स्पीड से गया है ना 56 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न बैक एट 42, ये वापस आ रहा है 42 किलोमीटर पर आवर से, है ना। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार होल जर्नी। अब देखो टोटल जर्नी, अब जाने के टाइम में क्या करा, 168 किलोमीटर टोटल है ना। इसको जाने में यहाँ से यहाँ तक 168 किलोमीटर है, जाने के टाइम में इसको 3 घंटा लगा है ना। उसमें 3 घंटा लगाया और टोटल डिस्टेंस ये बता दिया है ना। हमने क्या करा, इसका स्पीड निकाल लिया, तो जाने का स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर हुआ, वापसी जो आया है उसका दिया हुआ है 42 किलोमीटर पर आवर है, इसको मेंशन कर गया। यही 168 जो है उसको 100 में। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि टोटल जो जर्नी है उसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो आपका 2xy/x+y होता है ना। इस फार्मूले में आप सेट करो 2x/x+y है ना। सो 2 × x जो है आपका कितना है 56 है, और y जो है 42 है ना, और x 56 प्लस 42, सो ये हमारा आ जाएगा 2 × 56 × 42 ये आपका 98 आ जाएगा ना। इसको काट देते हैं, ये आपका कट दिया जाएगा 3 बार में 14 से, और ये आपका 7 बार में, ये कट जाएगा 8 बार में, 8×3 = 24, दूनी 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर। आपका पहला जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। सो इसमें बोला क्या है, इसको छोड़ देते हैं, यहीं पे सीधा स्टेटमेंट में आते हैं, फिर कंक्लूजन में आते हैं ना। ऑल बकेट आर मग। देखो ये कुछ बकेट हैं, है ना, जो भी बकेट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मग हैं, मग हैं। और जो भी मग हैं, ऑल मग्स आर हैंडल्स, सारे मग्स जो हैं वो हैंडल है। पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि सम हैंडल आर मग्स, मतलब कुछ हैंडल जो है वो मग्स हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ हैंडल जो हैं, ये इसमें से कुछ हैंडल जो हैं मग्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ऑल बकेट आर हैंडल, तो जितने बकेट हैं वो ऑलरेडी सारे मग्स हैं, और वही सारे के सारे हैंडल हैं, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो दूसरा जो है ये भी सही है। सो बोथ कंक्लूजन 1 और 2 इस चीज़ को फॉलो कर रहा है ना। सो आपका चौथा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका सिंप्लीफाई करना है। सो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, सिंपल है। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। तो ये 1 का 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, इससे डिवाइड करोगे इसको तो 4 हो जाएगा। चलो कर देता हूँ 18, ये डिवाइड में है, +20 +84, यहाँ पे ये कट जाएगा, 4 रह जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 72 आ जाएगा। स्टेप कर देता हूँ ना, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगा। ये माइनस है, मैंने प्लस कर दिया। ओके, तो ये 72 आ गया, +20 -84, ये आपका 92 हो जाएगा -84। तो यहाँ से देखते हैं तो आपका 8 निकल के आ रहा है। तो 8 जो है आपका राइट आंसर है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल था ये भी। देखो इसी तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन इक्वेशन इफ प्लस एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। 16, 45, 9, 3, 5। अब देखो प्लस को जो होता है रिप्लेस कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है आपका डिवाइड, है ना। तो यहाँ पे आपका डिवाइड है 3 और 9 के पास में, तो यहाँ मैं प्लस डाल देता हूँ। और जहाँ पे आपका प्लस का है वहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपका डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब माइनस और इन मल्टीप्लाई जो है वो भी इंटरचेंज कर रहे हैं ना, तो माइनस की जगह मल्टीप्लाई डाल देता हूँ, और मल्टीप्लाई की जगह माइनस, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देन आपका मल्टीप्लाई होगा, सो ये 15 हो जाएगा, और ये आपका माइनस। सो 20 में से आप क्या करोगे, हाँ 16 और 15, 31 -5, तो ये आपका 26 हो जाएगा। तीसरा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है 32 स्टूडेंट इन अ क्लास
स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ऐसे है, ये आपको नॉर्थ की ओर मुंह करे हुए हैं, है ना। टिया जो है 11th फ्रॉम द राइट, मतलब इधर से जो है वो 11वें नंबर पे है ना, 11वें नंबर पे वो टिया है। ओके, 11वें नंबर पे है। और सौर्या जो है ये आपका लेफ्ट हैंड से जो है इधर से ये, मतलब यहाँ से ये 18 नंबर पे है ना सौर्या। हाउ मेनी पीपल स्टैंड बिटवीन टिया एंड सौर्या, मतलब टिया और सौर्या के बीच में यहाँ पे कितने आदमी बैठे हैं उसके बारे में पूछ रहा है। और टोटल जो है 32 हैं, जिसमें से 18 रैंक इसका है, इसका 11 है ना। तो 32 में से माइनस कर देते हैं और 18 और 11 को, 18 और 11 जोड़ते हैं तो 29 हो जाएगा। तो 3 लोग जो हैं इन दोनों के बीच में बैठे हैं, सौर्या और टिया के बीच में। चौथा जो है ये आपका राइट आंसर है 3। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 का है, इफ ईच नंबर इंक्रीज बाई 10 द रेशियो बिकम्स 5:7, फाइंड द स्मॉलर नंबर। ये आपका 3/5 था, इसमें ऐड कर दिया गया 10 को दोनों से, है ना, और ये हमारा 5/7 हो गया। स्मॉलर नंबर पूछ रखा है तो इसको एक्स मान लेते हैं। सो एक मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 21x हो जाएगा प्लस 70 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 25x प्लस 50 हो जाएगा। एक्स को एक साइड करते हैं तो ये आपका 4x हो जाएगा और इसमें माइनस हो जाएगा ये आपका 20 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू आपका 5 आ जाएगा, है ना। अब इसको निकालते हैं 3x को, तो 3x हमारा आ जाएगा 3 × 5 बराबर 15 हो जाएगा। और 5 × 5x निकालते हैं तो 5 इज इक्वल्स टू 25। तो इसमें पूछा है कि स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो ये 15 जो है ये छोटा है ना। सो दूसरा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 10 नंबर। ये भी आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का ही क्वेश्चन है। ऑल शॉप्स आर टोवेल, मतलब जो शॉप्स हैं वो सारे के सारे टोवेल हैं, टोवेल हैं। ऑल शॉप्स आर कंडीशनर, अच्छा इस तरह से फोटो नहीं बनेगा ना। जो भी आपके शॉप्स हैं वो सारे के सारे टोवेल्स हैं। और दूसरा जो लिखा है स्टेटमेंट, ऑल शॉप्स आर कंडीशनर, तो मतलब यही शॉप्स जो हैं ये कंडीशनर भी हैं, है ना। अब कंक्लूजन में आते हैं, इसमें लिखा है सम टोवेल्स आर कंडीशनर, सम टोवेल्स आर कंडीशनर, हाँ बिल्कुल हो सकता है। दूसरा ऑल कंडीशनर आर सोप, तो जो भी कंडीशनर है सोप नहीं, नहीं दूसरा नहीं हो सकता, है ना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चौथा जो है आपका राइट आंसर है, ओनली एक जो है आपका फॉलो कर रहा है ना, चौथा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शर्ट इंक्रीज बाय 400 to 500, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज। तो आपका 400 रुपया पहले था, वो आपका कितना हो गया 500 रुपया हो गया। कितना का बढ़ोतरी हो गया 100 रुपये का, 100 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है, किस पे हुआ है सीपी पे हुआ है, तो सीपी हमारा 400 है तो 400। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 जीरो गए हैं यहाँ से, ये आपका 25% सीधा आ गया। चौथा नंबर जो है आपका राइट आंसर है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसमें 5 से 9 को मल्टीप्लाई, 5 9 45, 9 9 81, तो सेम आपको 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेना है। इसमें है नहीं है, वह 1 और 3 को जोड़ना भी अलाउड नहीं है और 13 का भी ब्रेक तोड़ना नहीं है ना। 11 9 89 नहीं है, 6 9 42 ये भी नहीं है, 8 ये भी नहीं है, 3 9 27 होता है ना। तो चौथा जो है आपका राइट आंसर है। जो ये दोनों में हो रहा है यही चीज़ है चौथे नंबर पे भी हो रहा है ना। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 13 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है, 7 पीपल हैं जिसमें से आपका ABCDEFG है, आर सीटिंग इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं सातों लोग, है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7वां हो गया, है ना। जिसमें से पूछा है ओनली 2 पीपल सिट इन राइट ऑफ जी, मतलब ये 2 पीपल बैठे हैं जी के राइट में, है ना। तो जी के राइट में इधर बैठ गए 2 लोग। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन जी एंड ई, तो 3 पीपल मतलब यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, 3 पीपल यहाँ पे बैठ गए हैं। बी सिट सेकंड टू द
लेफ्ट ऑफ ए, मतलब एफ कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, तभी आपका बी जो है सेकंड लेफ्ट होगा, है ना। पहला ये, दूसरा ये। अब आगे है ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी, और डी इमीडिएट नेबर है, मतलब ए और डी, या डी या ए ऐसे होगा, है ना। डी इज एक्सट्रीम राइट हैंड, मतलब डी जो है इस साइड बैठा है, मतलब ए यहाँ पे है, इसको काट देते हैं। वो सीट बिटवीन द बी एंड एफ, इसमें से देखोगे एक मिसिंग है, सी है ना। और पूछा है बी और एफ, मतलब बी और एफ के बीच में कौन बैठा है, तो सी बैठा है ना। तीसरा जो है आपका राइट आंसर है। सिंपल आपको बनाना है, जो कहा गया है उस चीज़ को आप बाई फिगर आप बनाओ, फिर उसके बाद आपका फाइनली आ जाएगा। तो सी इसमें आ गया, है ना। सी जो है आपका तीसरा नंबर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है सिलेंड्रिकल वाटर स्टोरेज टैंक है, रेडियस दे रखा है, आर दे रखा है 17 सेंटीमीटर, एच दे रखा है 36 सेंटीमीटर। द टैंक इज क्लोज बोथ एंड, दोनों एंड से जो है बंद कर दिया गया है। कैलकुलेट द टोटल एयर सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसका होता है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है ना। ये आपका फार्मूला होता है। पाई का वैल्यू जो है आपका 3.1 रखना है ना। सो 2 × 3.14, और इधर कर देते हैं एच जो है हमारा है 36 है, आर जो है 17 है ना। सो ये इसको कर देते हैं 6.28 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई करते हैं 36 और 17, 53, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6.28 इंटू 53, 2 पाई आर एच प्लस आर है ना। 2 × 3.14 इंटू 17 इंटू 53, 6.28 इंटू 17 इंटू 53। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 5658.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, है ना। इसका कर देता हूँ कुछ आपको, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा मोटा मोटा। 17×3 = 51 हो जाएगा, 17×5 = 100, 17×5 = 85, और 5 90 हो गया, है ना। 901 इंटू 6 करोगे तो 5000 प्लस आ रहा है, तो ये आपका आएगा 5658, है ना। दूसरा जो है आपका राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है 7 पीपल, इसमें भी हैं वही सेम पीपल हैं, ए बी सी डी ई एफ जी हैं। अब इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन है फेसिंग द नॉर्थ, इधर नॉर्थ की ओर मूव करके हैं। ओनली 2 पीपल सिट इन राइट ऑफ जी, मतलब इसके जी है, इसके 2 ही बैठे हैं राइट साइड में। 3 पीपल सिट बिटवीन जी एंड ई, यहाँ ई 1 2 3 बैठा दिया। बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये सेम आपका फिगर बन रहा है ना। ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी इज राइट टू एक्सट्रीम, तो डी इधर है, ए इधर है, सी यहाँ पे बैठ जाएगा। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, मतलब जी यहाँ पे इसका से लेफ्ट में पूछ रहा है, दूसरे नंबर पे सी ही बैठा हुआ है। सो आपका सी जो है सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, किसके, जी के, है ना। सो आपका दूसरा नंबर जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 16 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 952 और 1305, लिविंग रिमाइंडर जो है शेष जो है 7 और 9 बचना चाहिए, है ना। इसको डिवाइड करो किसी संख्या से, तो आपका 27 सही करके देखो, 27 डिवाइडेड बाई 952, इसको काटते हैं तो 381 हो गया, इधर आपको 14 2 है ना। सो ये आपका 5 बार में जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10 हो गया, और 3 13 हो गया, है ना। सो यहाँ से आपका 7 बच गया, है ना। चलो 7 तो बच गया। 1305 को काट देते हैं, 27 डिवाइडेड बाई 1305, ये आपका 4 बार में देते हैं ना, क्योंकि 135 आ जाता है ना, तो 4 बार में जाता है। 7 चौका 28 हो गया, 4 दूनी 8 और 2 10, यहाँ से आपका 22 रह गया, 25, है ना। ये आपका 7 बार में जाएगा, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, एक बार और जाएगा, 8 बार में जाएगा, है ना। 8 7 56, 8 दूनी 10
और 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 4 और 5 9, 7 और 9 जो रिमाइंडर रह रहा है इसी में 27 में रह रहा है ना, दूसरा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं तो 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है 7 बॉक्सेस है TRADIN एंड G है ना, आर केप्ट वन ओवर द अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। देखो सेम ऑर्डर में नहीं है लेकिन एक दूसरे के ऊपर है। ओनली आर इज केप्ट एबव टी, 7 लोग हैं इसमें से आर जो है सबसे ऊपर बैठा है, किसके ऊपर, टी के ऊपर बैठा है ना, यही बोल रहा है आर, ओनली आर केप्ट एबव द टी, तो टी के ऊपर जो है खाली आर बैठा है। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन टी एंड डी, तो टी के और डी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, मतलब डी यहाँ पे है। ओनली जी इज केप्ट बिलो आई, तो जी जो है वो खाली आई के नीचे है, मतलब आई यहाँ पे है और जी जो है सबसे नीचे है ना, यहाँ पे जी है। एन इज नॉट केप्ट इमीडिएट एबव डी, तो डी के ऊपर एन नहीं बैठा है, मतलब एन की जगह कोई और, मतलब यहाँ पे एन हो जाएगा। और दूसरा एक कौन रह गया आपका, आई बैठ गया, टी ए रह गया ना, तो ए यहाँ पे बैठ जाएगा। अब इसमें पूछा हाउ मैनी बॉक्सेस केप्ट इन ए एंड जी, ए यहाँ पे है और जी यहाँ पे है, तो इसके बीच में आपका डी और आई बैठा हुआ है, तो 2 ही बैठे हुए हैं ना। सो तीसरा जो है आपका राइट है। देखो फिगर जब तक आपका सही नहीं बनेगा आंसर भी सही नहीं आएगा। ये फिगर बन गया तो ईजिली आ गया है ना, ए और जी के बीच में क्या है, 2 लोग बैठे हैं, तो सेम आपका 2 जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 7:8 का है। मैन अर्न प्रॉफिट 48%, सेलिंग एक्स लॉस 12% बाई सेलिंग वाई को बेचने के बाद उसको 12% का लॉस होता है। व्हाट इज द गेन लॉस, मतलब गेन या लॉस परसेंट पूछ रहा है इंटायर ट्रांजेक्शन का, कितना ट्रांजेक्शन हुआ। तो एक एक चीज़ देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम इसमें सीपी कर देते हैं, सीपी, और इसमें कॉस्ट प्राइस है एक्स और वाई का है ना, सीपी निकाल देते हैं। एक आपका 7 हो जाएगा, इसको 7 एक्स का निकाल लेते हैं, एक्स सी पी ऑफ चलो थोड़ा पतला कर देता हूँ ना, तो सी पी ऑफ एक्स हो जाएगा, तो ये आपका 7K मान लेते हैं। और वाई का निकाल लेते हैं सी पी ऑफ वाई का, तो ये हमारा 8K हो जाएगा ना। टोटल सी पी निकालते हैं, टोटल सी पी ये हमारा दोनों जोड़ देते हैं, तो ये आपका 15K हो जाएगा है ना। अब प्रॉफिट उसने कमाया है 48% का है ना। ए जो है मेन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 48% बाय सेलिंग एक्स। सो हम एस पी निकाल देते हैं। अब यहाँ तक तो हमारा टोटल सीपी जो है मतलब आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 15K है ना। अब सेलिंग प्राइस में आते हैं, तो सेलिंग प्राइस जो हमारा होता है सीपी किसका, आपका सीपी एक्स का हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे प्रॉफिट है 1 प्लस जो प्रॉफिट परसेंट है, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है 48% है, तो इसको आपका 0.48 आ जाएगा है ना। तो ये हमारा जाएगा सीपी हमारा कितना है 7K है, और ये हमारा आ जाएगा 1.48 है ना, 1.48 ये हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.36K आ जाएगा है ना। सेम हम दूसरा निकालते हैं एसपी जो वाई का है, सीपी ऑफ वाई निकालते हैं, तो ये आपका 1, ये आपका लॉस है 12% का है ना, 1 माइनस 0.12 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये इसका वैल्यू जो हमारा है 8K का है, मल्टीप्लाई ये हमारा हो जाएगा 0.88। ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 7.04K है ना। तो टोटल एसपी जो हो जाएगा हमारा, ये हम टोटल को जोड़ देते हैं इसको, सो 10.40K आ जाएगा है ना। ये टोटल सीपी 15K है, और एसपी जो है टोटल एसपी आपका 10.4K है ना। सभी कुछ गलती हो रहा है।
इसको नहीं जोड़ा ना, प्लस 7.04 है ना, ये आपका 36 है, ये हमारा हो जाएगा 17.40 के, ये आपका टोटल एसपी हो गया है ना। अब हम निकालते हैं गेन परसेंट, ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल गेन परसेंट हम निकालते हैं, सॉरी ओवरऑल गेन निकालते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक का तो है 15, इस टोटल एसपी हो जाएगा ये है ना। तो गेन परसेंट हमारा निकालते हैं, टोटल गेन कितना निकलता है, ओवरऑल गेन जो है, तो हम सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं। तो 17.40 है माइनस 15 के है ना, सो इसमें आपका 2.4 के आ गया। तो ये हमारा ओवरऑल गेन हो गया। अब गेन परसेंटेज निकालते हैं ना, तो ये हमारा गेन परसेंटेज में आ जाएगा, जो हमारा गेन परसेंटेज टोटल गेन कितना है 2.4 का है, किस पे है, तो ये 15 वाले पे टोटल सीपी पे है ना। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसका सिंपल निकालते हैं हम, के है ना, के से के कट जाएगा, इसको पॉइंट हटा देते हैं, नीचे आ जाएगा 10, ये जीरो काट देते हैं, इसको काट देते हैं, 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा है ना, 3 से 24 कट जाएगा, 16% का गेन आ रहा है। पहला नंबर जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 है। ओके, सो 2 नंबर है, इसमें आपका रेशियो दे रखा है 2:3 का, 18 ऐड कर रहा है प्लस 18 ईच में, मतलब दोनों में आपका ऐड कर रहा है, द रेशियो बिकम्स 4/5 हो जा रहा है। तो इसको एक्स कर लेते हैं, इसको भी एक्स कर देते हैं ना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर्स, इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है उसके बारे में पूछ रहा है। ऐसे निकाल देते हैं, तो ये आपका 10x हो जाएगा प्लस 90 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा 4 दिया मतलब 12x, 12x हो जाएगा, और ये प्लस आपका 72 है ना। इसमें और इसमें देखते हैं तो 2x का डिफरेंस है, और इसमें देखते हैं तो 18 का डिफरेंस है, x इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा है ना। तो एक तो आपका 2x है, एक 3x है, तो मतलब एक आपका 18 हो जाएगा, एक आपका 27 हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 9 है। तो यही पूछ रखा है ना। सो तीसरे नंबर पे है जो ये आपका राइट आंसर है, 9 आपका दोनों का डिफरेंस आएगा है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका सिंपल वही रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें आपका देखो 16 है, फिर यहाँ से 2.6 जोड़ रखा है, फिर आपका 16, 18.6, फिर 20 है ना। तो यहाँ से देखोगे 2.6 ऐड किया है, देन आपका 1.4 ऐड किया है। दूसरे में देखते हैं 27 है, फिर 29.6 है, इसमें आपका 2.6 ऐड किया है, फिर उसके बाद 31 है, मतलब 1.4 ऐड किया है। तो सेम चीज़ आपको रिपीट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं तो 21 है ना, 23.6 और 21, 23.6 और 25 है ना। यहाँ से यहाँ देखते हैं तो 2.6 का है, और यहाँ से यहाँ देखते हैं तो 1.4 का है। सो राइट है आपका चौथे नंबर जो है, यही आपका राइट आंसर है ना। इस तरह से हमने सारा का सारा क्वेश्चन देख लिया। इसमें बहुत कम जो है ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है, बाकी दोबारा एक बार देख लूँगा आपका पेपर में कुछ भी वैसा होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और ऑब्जेक्शन कैसे डालना है उसका एक वीडियो डाल दूंगा, जिससे आपको ऑब्जेक्शन डालने में और भी आसानी होगी है ना। बाकी इस वीडियो में इतना ही करते हैं, जिसमें आपका पूरा का पूरा जो है भेल आर्टिशियन का टर्नर सॉरी ट्रेड जो है आपका फीटर ट्रेड का सारा क्वेश्चन देख लिया। और ये सारे क्वेश्चन जो थे आपके इंग्लिश में थे है ना। हिंदी का भी वर्जन चाहिए तो उसका भी आप कमेंट कर सकते हो। इंग्लिश का पूरा देख लिया, हिंदी का चाहिए, हिंदी का आपका अपडेट कर देंगे। बहुत लोगों को क्या है उसमें दिक्कत आएगी इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश देखो प्रायोरिटी होती है, सही चीज़ों को मायने देती है ना, प्रायोरिटी भी देता है, जिसके कारण पहला प्रायोरिटी था इंग्लिश का, और इंग्लिश का इसलिए मैंने पहले करवाया है ना। बाकी आपको हिंदी का भी चाहिए होगा तो उस चीज़ का भी आप कमेंट जरूर करेंगे है ना। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।